चार दरवेश और एक कछुआ, नावल सैयद काशिफ रज़ा। नवा हिस्सा। आफ्ताब इकबाल ने जो क़िस्सा सुनाया है, इसकी तफसील बताने से पहले लाज़मी कि जावेद इकबाल के बयान की कुछ तस्दीक कर दी जाए। जावेद ने भाई से पूछा, भाई हैव यू ट्राइड एनी ऑफ देम? नहीं, मुझे कभी इसका ख्याल नहीं आया। इन्होंने कहा, क्या आज इसका मौका नहीं? तुम ड्रिंक करते हो तो ले आओ। जी, मैं कभी कभार कर लेता हूँ। वुड यू माइंड अगर मैं अब्बू की ड्रिंक में से कुछ ट्राई कर लूँ? जावेद ने कहा। आफ्ताब ने इस बात में सर हिला दिया तो जावेद झट कमरे में चला गया। कमरे में 0 बल्ब जल रहा था। भाभी आंखें नीचे लेटी हुई थी। नीली रोशनी में पानी से निकले हुए इनके सफ़ेद पैरों की शफाफ तलवे रोशन नजर आ रहे थे। जावेद किताबों की तरफ गया और मोबाइल की रोशनी ऑन करके शराब की बोतलों की जानिब बढ़ा। कौन है? क्या कर रहे हो? भाभी की आवाज़ आई। इनकी आवाज़ रुंधी हुई सी थी। हल्की हल्की रोशनी में इसने देखा, आंखें भीगी हुई थीं। भाभी, एक किताब चाहिए थी, जावेद ने कहा और विस्की की बोतल अपने कमर के पीछे छुपाकर दूसरे हाथ से एक किताब उठाकर बाहर आ गया। वो क्यों रो रही थी, ये पूछने की उसे हिम्मत न हुई। जावेद ने मटके से ठंडा पानी निकाल कर एक पैग बनाया। इसका कहने पर आफ्ताब ने भाभी ने अभी एक पैग लेने की हामी भर ली। 10वां हिस्सा। तो भाई, अब्बू के बारे में आपकी तहकीक कहाँ तक पहुँची? हाँ, अब्बू जी की डायरी आखिरी रात जो इंदिराज मिलता है, इसमें किसी आलमगीर का तस्करा है। हाँ, मैंने भी देखी थी वो डायरी और वो एंट्री भी। मैं समझता था कि वो बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर होगा, मगर वो एक औरत का जिक्र था। यानी आलमगीर कोई औरत थी? हाँ, आलमगीर, ये अजीब नाम नहीं है औरत के लिए? गांव देहात में लोग हर नाम के आगे बीबी लगा के इसे निशानी बना लेते हैं। इसका पूरा नाम आलमगीर बीबी था। फिर क्या हुआ? वो औरत अब कहाँ है? अब तो काफ़ी उम्र की हो गई होगी। वहीं रहती है मंडी बाहुद्दीन में। वाह, फिर तो इससे मिलना चाहिए। पता नहीं इसका शौहर ये बात पसंद करे या नहीं, लेकिन मैं इससे मिल चुका हूँ। वो कैसे? आप कैसे मिल चुके हैं इससे? मैं तुम्हें बता दूँगा, लेकिन हो सकता है ये सारी कहानी तुम्हारे लिए कुछ खुशगवार साबित ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? अब्बू से पसंद करते होंगे और क्या हो सकता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। खैर, ये इन दिनों की बात है जब तुमने अपना एक दोस्त मेरे पास भेजा था। जिन दिनों बेनज़ीर का कत्ल हुआ था, वो एक दिन मेरा पता तलाश करती हुई आई थी। इसके बाद हमारी मुलाकात नहीं। वो क्यों आ सकती है आपसे मिलने? क्या बताने कि अब्बू की इससे दोस्ती थी? नहीं, इसका बेटा गुम हो गया था। वो अपने बच्चे की तलाश में आई थी। इसका ख्याल था मैं इसकी कोई मदद कर सकता हूँ। फिर आपने इसकी मदद की। जाहिर है मैं इसकी कोई ख़ास मदद तो नहीं कर सकता था, लेकिन इसका नाम मालूम करते ही मुझे अब्बू की डायरी में लिखा हुआ आखिरी जुमला याद आ गया। वाई यू हैड टू डू दिस आलमगीर? यानी अब्बू अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन इसके बारे में सोच रहे थे, मगर आलमगीर ने ऐसा क्या किया था? अब्बू ने इसके बारे में ये फ़िक्रा लिखा। पता नहीं, वो हमारे घर का काम भी करती थी। शायद इसमें कोई गलती कर दी हो इसने, मगर अब्बू फिर इतनी मामूली सी चीज़ का तज़किरा अपनी डायरी में क्यों करते? जावेद के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसने आफ्ताब के चेहरे की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा रहे थे। इन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद कोई बात नहीं की। रावी आफ्ताब को याद आया कि आलमगीर पहली मरतबा इससे तब मिली थी जब वो लोग अब्बू की वफ़ात पर मंडी बाहुद्दीन पहुँचे थे। सुल्ताना आंटी भी कराची से आई हुई थी। आलमगीर काफ़ी देर इन सब के साथ बैठी रही। बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी। वो सब इसकी बातें बहुत दिलचस्पी से सुन रहे थे, क्योंकि वो अब्बू के आखिरी दिनों की बातें कर रही थी। बहुत ख्याल रखते थे मेरा। शौकत भी बहुत खुश था। इनके होते हुए हमें कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी, वगैरह वगैरह। फिर वो अपनी कई भी बातें दोहराने लगी और आफ्ताब सोचने लगे, इसे ये सेंस नहीं कि गुफ्तगू किस मरहले पर ख़त्म करनी चाहिए, अपने काम में लग जाना चाहिए। मगर एक देहाती औरत थी और इसका ख्याल नहीं आ सकता था इसको। सुल्ताना आंटी भी अब्बू की कहानी सुनने के शौक़ में इनके साथ आन बैठी थी, वरना आफ्ताब को इल्म था कि वो भी इनके साथ बैठने पर बेकरारी महसूस कर रही हैं। आफ्ताब की अम्मी तो अल्लाह लोग थी। इन्होंने सुल्ताना आंटी का मुंह ऐसे प्यार से चूमा था जैसे आंटी को नहीं बल्कि अब्बू की महबूबा को प्यार कर रही। आफ्ताब ने देखा कि इनकी आंखों में सिर्फ प्यार था और सुल्ताना आंटी ने इनसे आंखें नहीं मिला पा रही थी।
तो आलमगीर तब भी वहाँ बैठी रही थी। जब सुल्तान आंटी उठ कर चली गई और आफ्ताब इधर उधर निकल गया, आफ्ताब वापस आया तो तब भी वो वहीं मौजूद थी, ज़मीन पर पेट रखे, एक टांग खोले और एक कोते किए बैठी थी। वो अजीब सी महसूस हो रही थी। इसकी बाजू की कोनी इसकी खुली हुई टांग के घुटने पर थी और बाजू से अवस्था से वो एक सदमे के आलम में अपना माथा पकड़े हुए थी। वो अपने भरे जिस्म की एक जवान और खुशशक्ल औरत थी और अपनी चादर से बेखबर हो रही थी जो इसकी कुशादा गिरबान से ढलक रही थी। ये एक बड़ी वाज़ेह तस्वीर थी जो आलमगीर से दोबारा मुलाकात के मौके पर आफ्ताब के जहन में फिर से उजागर हो गई थी। यह आलमगीर इससे बहुत मुख्तलिफ थी। इसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, अलबत्ता बाल सियाह और तेल पर चिपड़े हुए थे। ये काफ़ी मोटी थी, हर तरफ बदियत से अंदाज में फैली हुई थी। इसने 7 बच्चे भी लगाए हुए थे। इसके सर के बालों में तेल चुपड़ा हुआ था, दोनों गंदे मुंदे थे। इनकी नाकें मुसलसल बहन थी जिन्हें वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी चादर से पोंछ देती थी। दोनों के चेहरे सहमे हुए थे जैसे वो किसी भी वक्त रो देंगे। आफ्ताब आलमगीर को खाने के लिए रोक लिया और चाहा इससे बुक की डायरी की आखिरी एंट्री के बारे में पूछा जाए। आफ्ताब इससे पूछा कि बाले की तलाश में इसके पास क्यों आई, तो इसने बताया कि चूँकि इकबाल मोहम्मद ख़ान से ज़्यादा इसकी ज़िंदगी में किसी ने इनकी मदद नहीं की, इसलिए इसने समझा इनका बेटा ही इस मामले में मदद कर सकता है। वो अब्बू की करम फरमाइयों का तज़किरा करती रही तो आफ्ताब ने इससे पूछ लिया कि अब्बू से ज़ाती तौर पर कितना पसंद करते थे। हया की लहर इसके चेहरे पे दौड़ी, जिससे इसके बेरौनक चेहरे पर उस आलमगीर का रंग सा दौड़ गया जो आज से 14-15 बरस पहले थी। हाँ जी, वो कहते थे तुम बड़ी खूबसूरत हो, मुस्कुरा कर बोली। देखें, बुरा ना मनाइएगा, मैं अपने अब्बू को जानता हूँ, बहुत रोमांटिक, मेरा मतलब है कि औरत के मामले में बहुत दिलचस्पी लेते थे। आलमगीर सर झुका के मुस्कुराती रही। तो कभी ऐसा हुआ कि इन्होंने आपके लिए उस तरह की दिलचस्पी का इज़हार किया? छोड़ें जी ये बातें, अब तो वो आलमगीर ही नहीं रही। सारा गाँव कहता था जवानी तो आलमगीर बार आई, अब क्या रह गया है? बच्चों का अजड़ है, हर वक्त की चीख चाड़ा, मैं तो इसी वक्त मर गई थी तो अच्छा होता। और उसके साथ ही आलमगीर की आंखों में आंसू आ गए। आफ्ताब ने देहातियों के स्टाइल में इसके सर पर हाथ रखा तो इसकी ममनूनियत के जज्बे के साथ इसकी तरफ देखा और फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद इसकी सिसकियों के दरमियान इसकी आवाज़ बुलंद हुई, ये जो बाला है ना, ये बिल्कुल इकबाल साहब पर गया है। आफ्ताब ये सुनकर हैरान रह गया। इसके जहन में एक ख्याल कुंदे की तरह लपक कर रह गया। सोचने लगा, इसके जहन में जो ख्याल आ रहा है इसके बारे में इससे कैसे पूछूं? बाला इकबाल साहब पर गया, वो कैसे? बस जी, वो फौत हुए तो वो मैं और शौकत बस उन्हीं को याद करते रहते थे। कुछ ही महीनों बाद बाला पैदा हुआ, पता नहीं कैसे जी, ये तो अल्लाह के काम है, मुझे तो खुद समझ नहीं आती जी। तो बाला कब पैदा हुआ? अब तक आफ्ताब को बाले की उम्र का कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ था। बस जी, बेनज़ीर साहब जब दोबारा आई थी इन दिनों भुट्टो ने मंडी बहाउद्दीन को ज़िला बनाया था, इसके बाद ही पैदा हुआ था। मेरा ख्याल है अब 14-1 साल का होगा। आफ्ताब को महसूस हुआ जैसे इसके अलग में नमक सा जमा हो रहा है। वो जानता था कि आलमगीर वाज़ेह तौर पर इस बात की तरदीद कर रही है कि अब उससे इसका कोई जिनसी ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन इसके अंदर एक तूफ़ान सा उमड़ रहा था। वो ये सोच रहा था कुछ भी हो जाए अब इससे सवाल पूछ ही लेना चाहिए। इसके सीने में फांस की तरह चुभ रहा था। मसला सिर्फ ये था सवाल किस अंदाज में किया जाए, आलमगीर को बुरा ना लगे। आफ्ताब ने बाला आखिर वो सवाल किया तो इसके अलग में आवाज़ बहुत भारी और जज्बे से में रुंधी हुई थी। क्या बाला मेरा भाई? आलमगीर इस सवाल पर चौंकी, उसके आंसू थम गए। वो संजीदा होकर आफ्ताब की आंखों में देखने लगी। इसने आफ्ताब की आंखों में नमी देखी और एक इल्तिजा, इसने नज़रें झुकाई और फिर इसने अपना झुका हुआ सर जज्बात में लाया और साथ ही आंखों से आंसू का एक रेला उमड़ पड़ा। वो बिस्तर से उठी और फर्श पर बैठकर अपनी कमर दीवार से टिका दी। इसने इस रोज़ की तरह अपनी टांग के बाहर को फैलाई, अपने दाएं कोनी इसकी घुटने पर टिकाया, हाथ अपनी आंख पर रखकर अब आवाज़ रोने लगी। बाला आफ्ताब का भाई था और इन सब बहन भाइयों से दूर, इनके बरक्स गांव के माहौल में इंतहाई गुर्बत में बड़ा हुआ था। ये सोचकर आलमगीर की हालत देखकर आफ्ताब को आंखों में भी आंसू आ गए। वो बाले की छटकी की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता था, मगर मालूम हुआ कि थाने में तो इस नाम का पहले से ही दर्ज
बाला मंडी बाउद्दीन में गाँव के एक लड़के को कत्ल करके फरार हुआ था। आफ्ताब कुदरत के इस खेल पर हैरान था। इसका और जावेद इकबाल का एक और भाई खूनी था और अब कानून से भागा फिर रहा था। जावेद एक दिन आफ्ताब से मिलने आया तो आफ्ताब ने इससे आलमगीर से अब्बू की दोस्ती का जिक्र किया, लेकिन दोनों के ताल्लुकात की नौइयत और बाले के बारे में कुछ ना बताया। बेचारा खामोखा परेशान होता। आफ्ताब ने अपने एक भाई का दुख सिर्फ अपने तक ही महदूद रखा, लेकिन एक औरत बात भी थी जो आफ्ताब ने जावेद को नहीं बताई थी। कुछ महीनों बाद आलमगीर के घर पर एक खत आया जिसमें लिखा था कि बाला अफगानिस्तान में शहीद हो गया। आलमगीर ने फिर आफ्ताब को फ़ोन किया। वो इसकी तस्दीक कर सकता था ना तरदीद, बस इतना जानता था कि अगर बाला तालिबान के पास पहुंच गया तो इसे जल्दी या बदेर मरना ही था। खुशी की तरह जो दुख भी मनाया ना गया, इसका सही तरह पता नहीं चलता। आलमगीर ने उसे सख्ती से ताकीद की थी कि बाले के बारे में वे बातें किसी और को ना बताया। अगर वे ताकीद ना भी करती तो कुछ बातें ऐसी थी जो किसी और से नहीं कर सकता था। इसके बाद आलमगीर ने इससे रब्ता ही नहीं किया था। आलमगीर का नंबर जिस मोबाइल में था वो लाहौर से फरार होते वक्त गुम हो गया था। बाप की मौत के बाद बाला दूसरा सवाल था जो आफ्ताब के बाकी ज़िंदगी के साथ चलते रहने वाला था। जावेद इकबाल। शाम को भाई ने मुझे अपने साथ जमड़ाऊ केनाल के ले जाने की तजवीज़ पेश की। जमड़ाऊ केनाल कोट से के पिछली जानिब थी। हम इन खेतों से गुजरते हुए जा रहे थे जिनमें सब्जियां लगी हुई थीं। इनमें से परे आमों के बागात भी नज़र आ रहे थे। काफ़ी देर चलने के बाद हम नहर पहुंच गए। शायद भाई को गुफ्तगू के लिए कोई मौजू नहीं सूझ रहा था। अब्बू की मौत भी तो एक झील के किनारे पर हुई थी। जावेद ने किनारे में एक पत्थर फेंकते हुए कहा। पत्थर के किनारे में गिरने से गुड़प की आवाज़ आई और किनारे में नीचे तक रोशनी की लहर तैर गई। किनारे की सतह पर दायरे बन कर टूटने लगे। हाँ, अब्बू इससे पिछली रात देर तक बहुत कुछ सोचते रहते रहे। इस रात वो बहुत उदास थे और कोई इनके पास होता जिससे वो कुछ बातें शेयर कर सकते तो शायद हमें इतनी जल्दी छोड़कर ना जाते। लेकिन अगर वो हमें छोड़कर न जाते तब भी हम इन्हें छोड़ा ही हुआ था ना। वो 2 साल बाद रिटायर होने वाले थे। शायद वो तुम लोगों के पास कराची आ जाते। अम्मी बताती हैं इन्हें कराची बिल्कुल पसंद नहीं था। इन दिनों वैसे भी कराची में ऑपरेशन चल रहा था। अम्मी खुद इस्लामाबाद शिफ्ट होने का सोच रही थी। फिर सब कुछ बीच में ही रह गया। फिर तुम लोग क्यों छोड़ कर नहीं गए कराची? बस आजकल पर बात टलती रही और इस्लामाबाद में कौन सा फ्री में रिहाइश मेरी थी। बस यार, हमारे बहुत से प्रोग्राम आजकल करते ही टलते रहते हैं, फिर इनका वक्त निकल जाता है। अब्बू जी कुछ और करना चाहते थे। बंदा उदासी से निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढता है ना। वो भी रात को इसको हल सोच रहे होंगे, अपनी तन्हाई से ज़िंदगी निकालने का। मुझे खुद अफसोस होता है कि अम्मी इन्हें क्यों छोड़ कर चली गई। तुम्हें वजह नहीं मालूम? मालूम तो है, मैंने हंस कर कहा। अम्मी कहती थी अब्बू दूसरी ख़वातीन में दिलचस्पी रखते थे। मैं अम्मी से कहता था कि कम ऑन, ये तो इतनी बड़ी बात नहीं। क्यों, क्या तुम्हारे ख्याल में बेवफाई नहीं? अगर इनग्रेटिट्यूड नहीं? फिर इन्होंने अम्मी के साथ भी यही किया और फिर आंटी के साथ। आप नहीं समझेंगे भाई, आप वो चीज़ नहीं है वो जिसे रोमांटिक स्ट्रेक कहते हैं। ऐसे आदमी को बहुत सी औरतें, बहुत सी लड़कियां प्यारी लगती हैं। वो पता नहीं कैसे इनमें इन्वॉल्व हो जाता है। शुरू में लगता है बस हेलो हाय तक बात रहेगी, मगर फिर बड़े अजीब तरीक़े से इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगती है। पता नहीं कैसे। तुम मोहब्बत की बात करो? हाँ, मगर ये काफ़ी अखलाक़ी किस्म की टर्म है। इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स जो होती है तो कुछ और ही होती है। आप क्या समझते हैं? तुम ठीक कहते हो, लेकिन आदमी एम्पैथी को, वो औरत जो उसे अच्छी लग रही हो उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करे तो फिर मोहब्बत ही है जो आपको आगे रास्ते पर चलाती है। पता नहीं, मोहब्बत तो फिर बहुत कुर्बानी वगैरह मांगती है। मैंने तो ये महसूस किया है, जब मुझे कोई लड़की चाहिए होती है तो बस चाहिए होती है, वो मिल जाती है तो हमें जल्दी ही पता चल जाता है कि हमें दोस्ती को आगे लेकर चलना है या नहीं। और जब वो नहीं मिलती तो इसके लिए मोहब्बत तो नहीं फील करता, बस ये जी चाहता है इसकी सारी मज़ामत टूट जाए, इसे शिकस्त हो जाए। लेकिन जब इसे शिकस्त हो जाती है तब मेरा जज्बा भी कम होने लगता है। अब्बू में भी एडवेंचर की ऐसी लहर थी, मगर वो इस लहर को
रोमांटिसाइज बहुत करते थे, इस लिहाज से तो थोड़े मुख्तलिफ थे तुमसे। जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा सका हूँ, औरतों की तरफ एक मासूमाना शरारत के साथ बढ़ते थे। इनके दिलो दिमाग में इसकी हैसियत इतनी ज़्यादा नहीं होती थी जितनी इन्हें बाहर से देखने वाले लोग इन मामलात को देते थे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो औरतों के साथ सीरियस नहीं होते थे, इनके लिए एक एडवेंचर था, मगर वो इससे रोमांटिसाइज बहुत करते थे। जैसा कि तुमने कहा तुम औरत को शिकस्त देना चाहते हो, तो शायद वो ऐसा नहीं सोचते थे। वो बड़ा पोइटिक तरीक़ा से डील करते थे मामलात को। आपको कैसे पता चला? इनकी डायरियों में बहुत सी औरतों का जिक्र है, मगर इनके नाम इन्होंने अजीब व गरीब लिखे हुए हैं। इनके लिए कहीं शेर लिखे हुए हैं, कहीं उर्दू और अंग्रेज़ी में फ़िक्रे इनकी पढ़ी हुई किताबों की हाशियों में भी बहुत सी बातें इन्होंने लिख रखी हैं। ये बात सुनकर मेरे जहन में अपनी डायरी और तस्वीरों की एल्बम आ गए हैं। मैंने सोचा कि अपने एडवेंचर के बारे में आफ्ताब भाई की राय को ज़्यादा हमदर्दाना बनाने के लिए इनकी डायरियों और एल्बमों के बारे में बता दूँ, मगर मैं खामोश रहा। तो क्या एडवेंचर कभी मोहब्बत के मरहले में दाखिल नहीं हुआ? अम्मी को इन्होंने गांव में देखा था, तो वो इन्हें बहुत खूबसूरत लगने के साथ बहुत सुगड़ भी लगी थी। इन्होंने फ़ौरन इनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला कर लिया। फिर इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती गई तो इन्होंने अपनी ज़रूरतों का भी एहसास हुआ। औरतों से एडवेंचर वो करते रहे, लेकिन मोहब्बत और मैच्योर मोहब्बत इन्हें शायद आंटी से ही हुई। आंटी से और हम सब बच्चों से भी, अम्मी से भी करते ही होंगे, मगर अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी रिलीजन के बारे में। वो थोड़ी आज़ाद ज़िंदगी चाहते थे। वो बहुत सी औरतों में दिलचस्पी रखते थे और फिर अम्मी से प्यार का भी दावा करते थे। अजीब बात है ना, मोहब्बत का मिल जाना और बहुत बड़ी कामयाबी होती है, लेकिन मोहब्बत मिल जाने के बाद क्या किया जाए? मेरा ख्याल है कि अब्बू को ये बात तय नहीं कर पाए। मोहब्बत मिल जाने के बाद क्या करना चाहिए वो कहते नहीं हैं। They lived happily ever after। ये कहानियों की बातें। आदमी को मोहब्बत मिल जाने के बाद भी एक बेकरारी लगी रहती है, इसलिए मोहब्बत आप में एक बहुत बड़ी एनर्जी भर देती है। आप इस एनर्जी को हासिल करने के बाद सिर्फ एक दूसरे के साथ रहकर और दिन में 1-2 बार सेक्स करके बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं रह सकते। इसलिए मोहब्बत करने वाले कुछ ही महीनों में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो मेरे मोहब्बत करने वालों को पाने के बाद और क्या करना चाहिए? इनके सामने कोई मकसद हो, कोई सिमत होनी चाहिए। इन्हें चाहिए कि अपनी एनर्जी को किसी पॉजिटिव सिमत में डायरेक्ट कर दें। कुछ एनर्जी आपस की मोहब्बत में सर्व करें और बहुत सारी एनर्जी जो बच जाए इससे मिलजुल कर कोई काम करें। मसलन कौन सा काम? मैंने गलत कहा, पॉजिटिव सिमत में डायरेक्ट करें। तुम देखो, बाज़ राइम पेशा लोगों से भी ख़वातीन मोहब्बत कर रही होती हैं, करप्ट सियासतदानों से भी कर रही होती हैं। ख़वातीन के बुरे कामों पर पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाती हैं और अपने साथी की कामयाबी को खुद की पूरी तरह फील करती हैं, महसूस करती हैं। मकसद ये मोहब्बत हासिल करने के बाद किसी की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव की ना हो। नहीं, पॉजिटिव हो तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा फुलफिलिंग। मेरा ख्याल है अब्बू और आंटी की ज़िंदगी में यही कमी रह गई थी, यानी इनकी मोहब्बत कोई डायरेक्शन नहीं थी। हाँ, दोनों ने मोहब्बत की। अब्बू ने अपनी बीवी और 4 बच्चों को छोड़ दिया, आंटी से शादी कर ली, फिर तुम पैदा हो गए, बस इसके बाद दोनों को कोई डायरेक्शन नहीं मिली। नहीं तो कौन सी डायरेक्शन मिल सकती थी? अब्बू रूटीन का एक काम कर रहे थे, वहीं ना करते रहते तो और क्या करते। अब्बू को जवानी में शायरी से दिलचस्पी थी, वो दोनों मिलकर कोई लिटरेरी एक्टिविटी इकट्ठे कर सकते थे, या फिर आंटी या सारे खदीमा में अब्बू की दिलचस्पी में शरीक हो सकती थी, या फिर अब्बू ही आंटी के और किसी दिलचस्पी में शरीक हो जाते। जब मेंटल एनर्जी का कोई आउटलेट ना मिल रहा हो तो वो ऐसे काम कर सकता है जो अब्बू करते हैं, मसलन पार्टीज़ करना, औरतों से मिलना, इन्हें रोमांटिसाइज करना। ये सब फेक एक्टिविटीज़ हैं भाई। यानी अगर कोई सुन मिल जाए तो इनकी रोमांटिक स्ट्रिक भी ख़त्म हो जाती है। नहीं, ख़त्म नहीं हो जाती, इसे कोई अच्छा सा आउटलेट मिल जाता है, मगर गारंटी नहीं दी जा सकती फिर वो किसी औरत को पसंद ना करते। भाई आखिरी ये जुमला बोलते हुए हंस दिए। आपने जो आउटलेट की बात की, इससे मुझे एक लड़की याद आ रही है जो उसने मुझसे कही थी। वो क्या? इसने कहा था नमाज़ पढ़ा करो, नमाज बुरे कामों से रोकती है। भाई ने जवाब में सिर्फ हल्का सा हंसने पर इक्तिफा किया। आप दोनों ने मोहब्बत हासिल कर ली, अब आपके एक छोटे से गोट में बैठे हैं। आप अभी मुतमईन नज़र आते हैं, लेकिन क्या वो 2 साल बाद, 4 साल बाद जब ये रोमांस धीमा पड़ चुका होगा, आप इस लाइफ स्टाइल से बोर नहीं हो जाएंगे? अभी भी बहुत सी ना मुतमईन कर देने वाली चीज़ें। मैं तुम्हारी भाभी को अपनी अम्मी की बहुत याद आती है। वो मुझसे तो नहीं कहती हैं, लेकिन अकेली होती हैं तो चुप कर रो लेती हैं। इन्हें ख़तरे के बावजूद वो अपनी अम्मी से फ़ोन पर बात कर चुकी हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत परेशान कुन हैं। मुझे नहीं मालूम हम इस गोट में कितना अर्सा रहेंगे। दुनिया छोटी सी है, हमारे शिकारी किसी वक्त भी हम तक पहुंच सकते हैं। अब पहुँचें तो शायद हम
हम यहाँ सारी उम्र ना रहें। मैं अखबारात में आर्टिकल्स लिखता हूँ और मैं समझता हूँ इस तरह अपने माशरे की बेहतरी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। सलमा गोट के बच्चों को पढ़ाती है, समझती है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन भाई इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको पता है आप जिस अंग्रेज़ी अखबार में लिखते हैं इसकी पब्लिकेशन कितनी है? सिर्फ 6-7 हज़ार। और भाभी आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ से 10 साल में 1000 बच्चे पढ़ लें तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? असल में हर आदमी को बस अपना काम करना है। सोसाइटी इससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है। अगर मैं इधी सेंटर में लग जाता, मगर आई डोंट फील लाइक डूइंग दैट। मैं गरीबों की लंबी सी कतार को देख से निकाल बिरयानी नहीं खिला सकता हर रोज़। दैट मे बी अ गुड थिंग बट आई एम नॉट मेड फॉर दैट। हम में से हर एक को इनफरादी तौर पर यह तय करना है वो अपनी एनर्जी को क्या पॉजिटिविज्म दे सकता है। बट हम अपनी एनर्जी दूसरों के लिए वेस्ट ही क्यों करें? देखो ये किनाल देख रहे हो, इसके पार वो देखो खेत हैं, इनके भी पार आमों के बाग हैं, और बाग के पीछे चलते दूर एक और गोट है। ऊपर देखो आसमान है, और देखो तो लोग चलते हुए आ रहे हैं। ये सारा फितरत का कारखाना है। हमने इस बहुत बड़े कारखाने में थोड़ी बहुत सी देर वक्त गुजारना है और फिर चले जाना है। हमें ये कारखाना इससे बेहतर हालत में मिला था जिस हालत में हमने इसे अपने बच्चों के लिए छोड़कर जा रहे हैं। ये है हमारी नाकामी। हर नस्ल का असल इम्तिहान वो ये है कि वो दुनिया को एक बेहतर दुनिया की सूरत में अपने बच्चों के लिए छोड़े। हमें दुनिया के, कायनात के और फितरत के इस बड़े कारखाने में से हम आंग होना चाहिए, इसके साथ जेल होना चाहिए। इस तरह हम फितरत को, इस खूबसूरत फितरत को फील कर सकते हैं। अगर हम इसकी बेहतरी में कंट्रीब्यूट करें तो हमें इसके साथ यंगांगत का एहसास होगा। ठीक कह रहे हैं शायद आप। तुमने हमारे घर के बाहर आम का पौधा देखा है? पता नहीं हम यहाँ रहें ना रहें, ये आम का पौधा बड़ा होगा, इस पर आम आएंगे और ये दरख्त लोगों की खिदमत करेगा। अब हम इसकी सेवा कर रहे हैं, इसे पानी और खाद देते हैं, फिर ये हमारी सेवा करेगा, हमें मेवा देगा। फितरत के साथ इंसान का ताल्लुक़ यही होना चाहिए। तो हम शहर वाले कैसे कंट्रीब्यूट करें? शहर भी अब फितरत यानी लार्जर फितरत का ही हिस्सा है। शहर के साथ भी दोस्ती की जा सकती है, इसकी बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। अच्छा भाई, ये तो बड़ा मुश्किल काम बता दिया आपने। मैंने तो तुम्हें सिमत बता दी। अब बस तुम्हें अपनी मोहब्बत को हासिल करना है। और इसके बाद क्या करूं? कोई सोशल एक्टिविटी शुरू करूं? मेरे लहजे में थोड़ा सा तंज भी था। नहीं, मोहब्बत खुद तुम्हें बताएगी तुम्हें क्या करना है। आई होप सो। देखो, मोहब्बत हमें अपने बाहर की किसी चीज़, किसी सेल्फ को ओन करना सिखाती है। हम किसी औरत से मोहब्बत करते हैं, अपनी औलाद से, अपने वालिदैन से, बहन भाई से। इनके दुखों पर दुखी होते हैं और इन्हें सुखी देखकर खुश होते हैं। लेकिन औरत से मोहब्बत करना एक मुख्तलिफ मामला है। ये मोहब्बत अगर किसी मकाम पर रुक जाए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। औरत से मोहब्बत की कामयाबी ये नहीं सिर्फ शादी हो जाए, बल्कि इस मोहब्बत को फिर एक्सपेंड होना चाहिए। हमें फिर इसके बच्चे से मोहब्बत होनी चाहिए, इसके घर से मोहब्बत होनी चाहिए, अपने मोहल्ले से, अपनी धरती, अपने लोगों से मोहब्बत होनी चाहिए। इन सब को वैसे ही ओन करना चाहिए जैसे हम अपनी महबूबा को करते हैं। मैं आज यहाँ रहता हूँ, कल कहीं और रहने लगूँगा। मेरे अब्बू मंडी बाहुद्दीन में रहते थे, अम्मी टंडोयार में रहती हैं, मैं कराची में रहता हूँ। आखिर किस जगह को ओन करूँ? ओन तो किसी भी जगह को किया जा सकता है। अलिफ लैला वाले रिचर्ड बटन को जानते हो तुम? मैं सिर्फ एलिजाबेथ टेलर वाले रिचर्ड बटन को जानता हूँ। हाँ, तो अलिफ लैला जमा करने वाले रिचर्ड बटन ने अपनी नौजवानी में सिंध आया। वो इस वक्त सिंध के इरिगेशन सर्वे डिपार्टमेंट में मुलाजिम था। इसने पूरे सिंध घूम फिर कर यहाँ के लोगों के रस्म रिवाज, तर्ज ज़िंदगी पर एक किताब लिखी थी। तुम सोचो कितना दिलचस्प काम लगा होगा इसे ये काम। मगर मुझे तो इन सिंधियों में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं होती। यहाँ की ख़वातीन सूखी सड़ी होती हैं। यहाँ ज़्यादातर ख़वातीन की खुराक प्रोटीन कंटेंट कम होता है पंजाब के ख़वातीन की निस्बत। लेकिन ऐसी जनरलाइजेशन मत करो। जंगल से गुजरे बगैर जंगल को बेकार कह देना बहुत आसान है, लेकिन इसे एक नेचुरलिस्ट की नज़र से देखो तो पूरी कायनात है। जंगल भी वीराना भी एक पूरी दुनिया होता है। रेलगाड़ी से सिंध को देखने वालों को क्या मालूम सिंध क्या है। इन्होंने कहा, आप आगे बहुत दूर देखने लगे। सिंधी अपने सिंध को मोंत बोलते हैं जैसे इसकी महबूबा हो, यानी कि सारे सिंधी सारी सिंध पर
पिंजो भाजो, किसी सिंधी शायर ने कहा, सारी सिंध मेरी महबूब का साया है। भाई की आवाज़ में मोहब्बत की नरमी मुझे हैरान कुन लग रही थी। वो दूर देखते हुए वो यकायक चौंके और मेरी मुख करके कहा, देखो तुम ये इलाका देख रहे हो ना, कैसा हरा भरा है। लोग पंजाब में और कराची में ये समझते हैं कि सारा सिंध वीरान गैर आबाद है। तुम्हें पता है इस इलाके को हरा भरा करने में किसका किरदार है? नहीं, एक आदमी था, JG5। इसका नाम सुना है तुमने? अंग्रेज़ों ने सिंध पर कब्जा किया तो यहाँ बरतानी फौज के रॉयल इंजीनियरिंग कवर में होता था। इन दिनों दरिया सिंध के मशरक़ी किनारे के एक सर्वे किया गया तो पता चला कि एक बहुत बड़ा दरिया हुआ करता था, दरियाए हाकड़ा, जो थल के रेगिस्तान से यहाँ नारा के सिरा तक फैला हुआ था। तो भाई JG5 जो था, इसने अपनी ज़िंदगी को 30 साल एक जद्दोजहद में सर्फ कर दिए। दरियाए सिंध के मशरक़ी किनारे पर नहरें निकाली जाएँ तो फिर अंग्रेज़ों ने नारा किनाल निकाली और इससे और भी छोटी नहरें निकाली गईं, जिनमें जमड़ाऊ किनाल भी है, जिसके किनारे हम इस वक्त बैठे ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हैं। अब देखो, 5 तो सिंधी नहीं था, लेकिन यहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी ने पहुँचाया। और ज़्यादा अच्छी बात यह है, इसने काम कोई सवाब का समझ के नहीं किया होगा। वो यहाँ बसा, इसे ज़मीन से, इसके लोगों से मोहब्बत हो गई होगी। वो चाहता होगा यहाँ का बेयाबान इलाका कभी सरसब्ज़ शदाबो हो सके। आज तुम देखो, यहाँ से मीरपुर खास और टंडोयार पार्क तक सिर्फ आमों की ही कितने बागात हैं। सब इस एक आदमी की मोहब्बत की वजह से हैं। तो मुमकिन हुआ जो सिंध का बाशिंदा था अभी नहीं हूँ, और अगर मोहब्बत को एक्सपेंड ना करें तो फिर क्या होगा? जो मोहब्बत को एक्सपेंड नहीं होगी वो रुक जाएगी और सिर्फ रुकी रहेगी, वो पीछे की तरफ सफ़र शुरू कर देगी, यूज़लेस होकर रह जाएगी। फिर दो मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से बोर होना शुरू हो जाएंगे। और तो जो लोग मोहब्बत करते हैं, इनकी मोहब्बत एक्सपेंड भी होती है, वो क्या कभी बोर नहीं होते? हर चीज़ का अंजाम मौत और फना है, किसी का पहले है, किसी का बाद में। खुद यहाँ के लोगों को ज़्यादातर JG5 के बारे में कुछ पता नहीं होगा, लेकिन इसकी वजह जो बागात लगे थे अब भी मौजूद हैं। सामने दूर पेड़ नज़र आ रहे हैं, इनमें से बहुत से हमारे बाद भी बाकी रहेंगे। जब से कायनात बनी है, लाखों इनवा फना हो चुकी हैं। ज़मीन का भी एक दिन फना हो जाना है। ज़मीन पर फना होने वाली आखिरी जो इंसान की नहीं होगी। बहुत सी आखिर कीड़े मकोड़े, खुश्की पानी की बहुत सी अजीब व गरीब जानवर ये हमारे बाद बाकी रह जाएंगे और सोचा करेंगे ज़मीन पर एक अजीब सी मखलूक रहती थी, 2 पैरों पर चलती थी और जिसने अपने कामों के लिए अजीब व गरीब मशीनें बनाई थी। तेरे भाई साहब, मैं भाई का एहतराम में खामोश था, लेकिन इनकी बातें मुझे ख़ाइल नहीं कर सकी थी। औरतों से मिलना, इन्हें रोमांटिसाइज़ करना फेक एक्टिविटी कैसे हो सकती है? आफ्ताब भाई बस एवं ही हैं। भाभी इतनी खूबसूरत है, भाई ने लव मैरिज की है, तब भी इनके ऐसे ख्याल हैं। इस दिन भी रात को अकेले में जो रो रही थी, इसकी वजह भी शायद ऐसी कोई बात हो। पता नहीं भाई, जैसे अनरोमांटिक आदमी के साथ वो खुश हैं भी या नहीं। हर आदमी अपनी बीवी के साथ सांगड़ के किसी छोटे से गोट में ज़िंदगी गुजार कर मुतमईन नहीं हो सकता। अगर हो भी जाए तो इसकी बीवी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कम से कम मैं तो बिल्कुल मुतमईन नहीं रह सकता था। भाई सोचते हुए जाने कहाँ जा निकले थे। मैं बस बीच में हूँ की आवाज़ से अहंकार भरता रहा। वो एक दिलचस्पी छोड़कर किसी और दिलचस्पी में खो सकते थे, बहुत सी दिलचस्पियाँ अपना सकते थे, लेकिन मैं बहुत सी दिलचस्पी में महसूस नहीं कर पा रहा था जिनमें दिलचस्पी लेने की वो मुझे दावत दे रहे थे। वो फिर भी इनकी बातें सुनना अच्छा लग रहा था। फिर भाई खड़े होकर अपनी एक पैंट पुश्त झाड़ने लगे। मैं भी उठ खड़ा हुआ। हम खेतों से गुजरते हुए वापस इनके घर की तरफ चलने लगे। सड़क पर एक बैलगाड़ी जा रही थी, जिसकी गर्दन में बंदी घंटी टन टन शाम के धुंध लगे और खामोशी में दूर तक सुनाई दे रही थी। मुझे कराची याद आया, जहाँ शाम के इस वक्त शहर पर कान पर बड़ी आवाज़ें सुनाई नहीं देती और लोग दफातर से घर वापसी के लिए मरे जा रहे होते हैं। जहाँ वापस आ गए, रोटियाँ या पलंग तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं होता। हम घर पहुँचे तो वहाँ लाइट गई हुई थी। भाभी ने लाइट जलाई और हमने इस बीच रखकर खाना खाया। बकरी की जुगाली कर रही थी और हमें अजीब व गरीब नज़रों से देख रही थी। शायद वो फितरत की पैदा करदा इस होशियार नूह को अपनी ही तरह मुंह चलाते देखकर हैरान हो रही थी। इसके लिए ज़िंदगी में शायद कोई परेशानी नहीं थी। वो खाती थी और अपनी नस्ल आगे बढ़ा रही थी। इंसान को दुनिया में बहुत से मसाइल हल करना थे, लेकिन इन मसाइल से तो इंसानियत के शर्फ पर फाइज किया गया था। तो क्या मसाइल का होना इनका ना होने के बेहतर नहीं था? भाभी ने मसाले डालकर बहुत अच्छी गोभी भी बनाई थी। लाल आटे से बनी हुई रोटी के साथ इस गोभी के निवाले चबाते हुए ये सब सोचते हुए मुझे लुत्फ़ आ रहा था। 14वां हिस्सा। हम जाने कौन सी बातें कर रहे थे। भाभी ने मेरे रास में भाई
भाई की शरीक करते हुए कहा, अब जावेद की शादी भी कर देनी चाहिए। इसने लड़की भी पसंद कर ली है। मैंने खिसियाना सा हुआ कर भाभी की तरफ देखा, थोड़ा सा एहतजाज किया, लेकिन उन्होंने कहा इनके और भाई के दरमियान कुछ भी पोशीदा नहीं। तो भाई तुमने लड़की को पसंद किया तो अब आगे क्या मसला रह गया है, कर डालो शादी। वो बोले वो बहुत नखरे वाली है, पहले उसने एग्री कर लिया था, अब वो पकड़ाई में ही नहीं आती। पर वो है कौन, कुछ पता तो चले। आपने मिशाल को देखा जो मंजिल टीवी की एंकर है? अच्छा हाँ, वो कुछ याद करते हुए बोले अच्छी है, स्मार्ट है, ज़हीन भी है। तो इससे मेरी अच्छी बातचीत चल रही थी, लेकिन जब से वो एंकर बनी है इसके नखरे ही हाई फाई हो गए हैं। क्यों, क्या कहती है? बस इसे तब्दीली का जुनून चढ़ा हुआ है। कहती है इसे बहुत सा काम करना है, पाकिस्तान में रियल चेंज ला सके। देखो जावेद, वर्किंग वूमेन का थोड़ा रूम चाहिए होता है। अगर तुम्हें इसे पसंद करते हो तो तुम्हें इससे ये रूम देना पड़ेगा, इसे सपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता तुम इससे मोहब्बत का दावा करो और शादी के बाद इसे घर बैठा दो। 15 बहस। जावेद ने भाभी को मिशाल का नंबर दिया था। भाभी ने मिशाल से बात की तो वो जल्दी में थी, लेकिन अपनी छुट्टी वाले दिन मिशाल ने खुद उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने ढेर सारी बातें की। इस फ़ोन कॉल के नतीजे में मिशाल जावेद से एक और मुलाकात पर राज़ी भी हो गई। वो दोनों कराची के एक शॉपिंग मॉल के कैफेटेरिया में मिले। मिशाल की आंखों में काला चश्मा लगा रखा था ताकि कोई उसे पहचान ना ले। फिर भी जावेद को लगा जैसे वो बहुत से लोग उसे बार बार देख रहे हैं। मिशाल ने हरे रंग की कमीज़ और शलवार पहन रखी थी। इसने जावेद को बोलने का मौका बहुत कम दिया। वो अपने प्रोग्राम पर बहुत खुश थी। जावेद इसकी बातों के बजाय उसको देखने में मगन था। वो बहुत पुरएतमाद और खूबसूरत लग रही थी। इसने दुकान पर जाकर ऑर्डर भी खुद दिया था और जावेद ने महसूस किया था इन दोनों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन मिशाल के हक़ में हो चुका है। अगर मिशाल ने पूछा इसने वहाँ क्यों बुलाया है, हमने जो बात सोची थी वो बात पहले तुमसे कह चुका हूँ। मेरा ख्याल है अब इसे आगे बढ़ाना चाहिए। देखो जावेद, उसने अपना चश्मा बालों पर चढ़ाया। जावेद की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है, तुम इसे कहाँ तक अलाउ कर सकोगे। मेरा ख्याल है मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। देखो मैं लेट आवर्स में घर आती हूँ, आउट स्टेशन जाना पड़ता है, मुझे वहाँ कई दिन रहना पड़ता है। कोई मसला नहीं, संभाल लेंगे। जावेद इसे दिलचस्पी देखते हुए बोला, आउट ऑफ कंट्री भी जा चुका हूँ, इसमें भी इजाफा ही होगा, जाऊँगी भी अकेली। इस बात पर जावेद कुछ बेचैन हुआ, लेकिन इसने अपने होठों से गैर इख्तियारी तौर पर नो प्रॉब्लम के ही निकलते हुए पाया। मिशाल इसकी आंखों में झांकते हुए बोली, यू नो व्हाट यू आर सेइंग, आई नो फॉर श्योर। तुम्हें मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओ कम ऑन, ये बात तो मुझे रोज़ 10 लोग कहते हैं। आई एम फेड अप विद दिस क्रैप। मगर मैंने तो ये बात सबसे पहले कही थी। जावेद ने अंदर उमड़ते हसद को दबाते हुए कहा, और इसके अलावा व्हाट एल्स। और ज़हीनो, आई थिंक वी कैन गेट अलॉन्ग वेरी वेल टुगेदर। तुम मेरे प्रोग्राम्स देखते हो? हाँ देखता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत लग रही होती हो, लोगों से लड़ती हुई ख़वातीन के हुकूक़ पर ज़्यादा जोश में आ जाती है। तुम्हारी ड्रेसिंग भी अच्छी होती है। मिशाल मुस्कुरा दी और अपना सर नफ़ी में हिलाने लगी। तुम वैसे ही हो, आई लाइक दिस, बट ज़िंदगी में सिर्फ पसंद करने से नहीं कर सकती। यू हैव टू अंडरस्टैंड माई कन्विक्शंस। मैं जो कुछ सोचती हूँ उसमें शरीक होना पड़ेगा तुम्हें। मिशाल के जिस्म से एक वालियाना किस्म की खुशबू भी उठ रही थी। वो अपनी गर्दन पर बड़े बालों को बार बार अपनी हथेली से उठाकर दुरुस्त करती तो लगता वो खुशबू अपने चारों तरफ छिड़क रही है। वो अपनी दोनों हथेलियों को अपनी गोद में रख लेती, जिससे उसकी गोद में उनकी जगह सी बन गई। वहाँ से इन हथेलियों को उठने बालों को छूने और फिर एक दूसरी में इकट्ठी होकर फिर से गोद में जा गिरने से एक मौसीकी सी पैदा कर दी थी। गोद के नीचे इसकी सियाह शलवार भी नजर आई थी। इनके दोनों घंटे मिले हुए थे, घुटने मिले हुए थे। इनकी निस्बत चौड़ी पुश्त बिलमुकाबिले एक एहराम में मुसल्लस बना रहे थे। घुटनों के नीचे इसकी टांगें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और यूं किसी निहायत मुतवाज़िन पेंटिंग की तरह लग रही थीं। इसका जी चाहा हुआ जब वो हथेलियाँ इस गोद से निकलें तो इनकी जगह वहाँ पर वो अपना सर रख दे। एक मक्खी जाते किधर इनकी टेबल की तरफ आ गई थी। जावेद ने उसे उड़ाने के लिए वो हाथ हिलाया
जिसमें इसका कांटा पकड़ रखा था। अपने कांटे को मिशाल की जानिब ज़मीन पर गिरा दिया। वो फ़ौरन उठा, मिशाल की कुर्सी के नीचे से कांटा उठाने लगा। खुशबू की एक लहर इसके नथनों से टकराई जो मिशाल के जिस्म से आने वाली खुशबू से कहीं ज़्यादा ज़ोरदार थी। जावेद को महसूस हुआ इस खुशबू का मंबा मिशाल की पुश्त और गोद ही है। कांटा उठा तो मिशाल का मुंह गुस्से से सुर्ख था। वो काउंटर की तरफ देख रही थी। जावेद ने इसको गोद को बहुत करीब से देखा। इसकी खुशबू से एक भरपूर सांस बढ़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। मिशाल वेटर को बुलाना चाहती थी मगर जावेद ने मना कर दिया। मिशाल अपने मुल्क का सिस्टम बेकार होने, लोगों में सिविक सेंस ना होने का शिकवा करने लगी। जावेद काफ़ी का सिप लेता हुआ इसकी बातें सुनता बीच बीच में हनकार वरता रहा। इसका जी चाह रहा था कि वो वहीं से चूमना शुरू कर दे, जिससे मिशाल को ये पता लग जाए वो कितनी फालतू किस्म की बकवास कर रही है। इसने इसकी वी शेप गिरेबान को देखा जिसमें एक हल्की सी लकीर झिलमिला रही थी, जिसकी मिशाल को खबर थी और न शायद परवाह। मिशाल कॉफ़ी पीते हुए कहीं और देखने लगी और जावेद इसका चेहरा, इसका जिस्म देखता रहा। कुछ भरा हुआ सा महसूस हो रहा था। इसे हसद भी महसूस हुआ और इसे लगा जैसे मिशाल को छुए बगैर इसका गुजारा नहीं होगा। जब वह दोनों उठे तो मिशाल के पीछे हो लिया। इसका हाथ मिशाल की पीठ को छू गया। दोनों एक और शॉप पर गए तो जावेद ने मज़ीद पेशरफ्त की कोशिश की मगर इसे महसूस हुआ मिशाल इसका लम्स पाते ही अलग हो जाती थी। इसके बाद वो मिशाल के करीब भी होने की कोशिश करता तो वो आगे निकल जाती। दोनों इलेक्ट्रिक की सीढ़ियों से नीचे उतरे तो वहाँ रास्ता जावेद जानता था यहाँ मिशाल कहीं भाग नहीं सकेगी। वो यहाँ अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकेगा। वो मिशाल के बिल्कुल पीछे आ खड़ा हो गया। मिशाल के आगे एक औरत, इसके बच्चे थे। इसके लिए आगे बढ़ने की जगह नहीं थी। जावेद ने अपना हाथ इसके कूलों पर रखा और इनके दरमियान में टिका दिया। इसे खुशगवार हैरत हुई कि मिशाल ज़रा भी नहीं हिल रही थी। इसने हाथ सीधा किया और अपने कोट की ओट में इसकी पुश्त फेरने लगा। इसने शलवार के नीचे अंडरवियर पहनी हुई थी। इसकी पीठ की मुलायमत इससे छनकर इसकी हथेली तक पहुंच रही थी। इलेक्ट्रिक सीढ़ी ख़त्म होते ही मिशाल तेज़ी से पलटी। इसका चेहरा लाल सुर्ख था। व्हाट द फक यू आर डूइंग? व्हाट द फक? मैं? जावेद बहुत चुका रह गया। इसे मिशाल से इसकी तवक्को नहीं थी। मिशाल की आवाज़ इतनी ऊंची ज़रूर थी कि आसपास के एक दो लोग मुतवज्जो हो गए, लेकिन इन्हें मालूम नहीं हुआ मामला क्या हुआ। देखो, आई एम गोइंग माई वे। इसने सर को मजबूती से नीचे किया और अपने दाएं हाथ की उंगली से इंतबा करते हुए बोली, डोंट फॉलो मी, डोंट कम नियर मी। इसकी आवाज़ सुनने लगी। वो खिलाफ तवक्को इस बात का भी लिहाज नहीं रख रही थी कि इर्द गिर्द के कुछ लोग इसे सुन रहे थे, कुछ इसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। एंड डोंट ट्राई टू सी मी एवर अगेन। ये आखिरी अल्फाज बोलते ही इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और आंखों में आंसू मढ़ाया था। वो तेजी से कदम उठाती हुई वहाँ से दूर जावेद शर्म के मारे वहीं खड़ा रह गया। फिर कन्फ्यूजन में एक दुकान फिर दूसरी दुकान में घुस गया। कुछ देर बाद वो वहाँ से रवाना हो गया। 16वां हिस्सा। भाभी का फ़ोन आने पर मिशाल को काफ़ी खुश था। जावेद को वो अपने लिए काफ़ी बेहतर ख्याल करती थी, लेकिन इसे सिर्फ एक खदशा था, वो ये कि जावेद के कैरियर में मुदाखलत ना करे। अब वो बहुत एंजॉय कर रही थी। इसे बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों में मदऊ किया जाता था जहाँ सियासतदान और मुल्की अशराफिया के बड़े इससे खुश उसलूबी से मिलते। अपने आप को यकायक इतनी अहमियत मिलने पर इसने खुद तवानाई की एक नई लहर महसूस की। खुद को बहुत पुरएतमाद महसूस करने लगी थी। कुछ ही महीनों में इसके पास इन बड़ों के दिए हुए कार्डों का एक बड़ा ज़ख़ीरा जमा हो गया था, जिन्हें वो बड़ी एहतियात से बहुत छोटे छोटे डिब्बों में संभालती। फिर इसने डिब्बों को मुख्तलिफ पेशों के हिसाब से तकसीम किया। इन पर सियासतदान, फ़ौज, ब्यूरोक्रेट, सिविल सोसाइटी, खिलाड़ी, सहाफ़ी, सफारतकार वगैरह लिख दिया। एक डिब्बे पर कोई नाम नहीं लिखा था। इनमें इन लोगों का कार्ड रखती थी जो इसे बहुत दिलचस्प लगे थे। इसमें इज़हार दिलचस्पी करने वाले मर्दों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इनमें ज़्यादातर मर्द उसे अय्याश किस्म के लगते थे जो इसे फतह करके अपना कोट पर एक नया फूल लगाने के आरज़ूमंद थे। ऐसे मर्दों की नीयत जान लेने के बावजूद मिशाल इनसे खुश दिली से मिलती, इनसे मुसाफा करती, इनके साथ फ़ोटो या सेल्फी बनवाती और कभी कभार किसी के पार्टी में आने की दावत भी कबूल कर लेती। लेकिन इसने तय कर रखा था वो किसी भी ऐसे मर्द के साथ अकेले में मुलाकात नहीं करेगी। इसे खबरें मिलती रहती थीं कि कुछ हरीफ एंकर ख़वातीन ऐसा करती हैं, मगर वह दिल में बुरा जानती और तय करती है एक अच्छे घराने से आई है, इसलिए वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी जैसे इसकी हरीफ करती हैं। ये बात और है कि वो सब कुछ ना करने
होने के बावजूद इसके हरीफ एंकर और दीगर ख़वातीन में इसके मुतालिक कहानियाँ मशहूर कर दी थी। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की कल्चर का हिस्सा था, जहाँ हर खातून खुद को नेक पार्स और मुतअद्दिद दूसरी ख़वातीन को छनाल समझती हैं। जिस पहले सियासतदान ने मिसाल में दिलचस्पी जाहिर की थी, जो जावेद का जज्बा हसद उभारने का बाइस बना था, इसका मामला कहीं काफ़ी पीछे रह गया था। मिसाल ने अपनी तजुर्बाकारी में इससे मुलाकात भी की थी, जिसमें वो बहाने से इसे छूने की कोशिश करता रहा था और इसने अपने साथ अमेरिका चलने की दावत भी दे दी थी, जिसका मतलब साफ था। मिसाल ने इसकी पेशकश पर गौर किया, लेकिन इसे मालूम था इसका ऐसा कोई दौरा मीडिया में छुपा नहीं रहेगा। इससे इसकी नेकनामी पर हर्फ आएगा। इस नाकामी को देखकर इस सियासतदान से इसने अपने नारायण कागान ले जाने की पेशकश की, मगर मिसाल ने इसे भी टाल दिया। इसकी एक सियासी घराने में शादी हो चुकी थी। वो अपनी बीवी को जाहिल मुतल्लिक़ करार देता था। मिसाल की बहुत तारीफ़ करने के बावजूद भी इसने कभी इस बात का इशारा तक नहीं दिया था कि मिसाल से शादी का ख्वाहिशमंद है। मिसाल ने सोचा भी था कि अगर वो ज़्यादा दिलचस्पी से इसके पीछे लगा रहा है तो एक महफूज मुस्तक़बिल दे सकता है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर मिसाल इसकी दिलचस्पी कम होती गई। दूसरे लोगों से मिलते हुए मिसाल ने एहतियात की और बंद जगहों पर इनसे मिलने से गुरेज किया। ताहम इनमें से जो लोग इससे किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में मिलते, उनसे कुछ इसे छूने की कोशिश ज़रूर करते। इनसे गले मिलकर रुखसत होना शुरू में तो एक नागवार अमल था, जिसे वो जान छुड़ाने का तावान समझ करती थी, मगर बाद में इसके मामूल का हिस्सा समझकर अंजाम देने लगी। इस दौरान जावेद का ख्याल मुसलसल इसके साथ रहा। वो कुछ दिनों के वक्फे से इसे SMS करता, जिसका जवाब वो फौरी ना देती, ताम देती ज़रूर। भाभी का फ़ोन आया तो अपनी छुट्टी के दिन इससे मिलने पर आमादा हो गई। 17वां हिस्सा। इस रोज़ सुबह उठी तो इसने अपनी तबीयत मुज़म्मल पाई। इसके सर में गर्दन के करीब से एक टीस उठ रही थी। वो वॉशरूम गई तो इसे मालूम हुआ कि इसके बेकायदा पीरियड्स ने अपने आगाज़ के लिए इस मरतबा वही दिन मुंतखब किया। देखकर उसे दिल में गुस्से से एक लहर उमड़ आई। इसकी ब्लीडिंग बेकायदा थी और महीने की 20 दिन गुजरने के बाद इसका हर दिन इससे खदशे में गुजरता था। आज जिसकी ब्लीडिंग होगी वो कितनी होगी। इस ब्लीडिंग की नागवार बू कम से कम इसके अपने तेज़ नतनों में वाज़ेह तौर पर महसूस होती रहती थी, जिसे सूंघ कर इसका गुस्सा तेज़ होता चला जाता था। 10 बजे इसकी जावेद से मुलाकात तय थी। वो आखिरी वक्त में इससे मुलतवी करना नहीं चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि जावेद में कोई तब्दीली आई है या नहीं। वो चाहती थी इससे मिले ऐसे कि जावेद को पता चले कि वो किसी कीमती चीज़ का मुतमिन नहीं है। इसलिए के लिए वो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। इसने तय किया वो बहुत ज़्यादा लेविश कपड़े नहीं पहनेगी। जावेद से अपनी एम्बिशन के बारे में बात करेगी और इसने अपने लिए हल्का सा नाश्ता बनाया और वार्डरोब से एक हर रंग की कमीज निकाली जो घर में ज़ेबतन किया करती थी। इसने हल्का मेकअप किया और इसका इरादा था कि परफ्यूम भी कम लगाएगी, मगर फिर भी इसकी तेज़ नतनों में इसे अपनी इंसानी बू महसूस हुई। गुस्से की एक और लहर इसके साथ इसने अंडरवेयर निकाल ली। एक और लहर के साथ इसने एक अंडरवेयर निकाल ली। इसे पहना और इसे छुपाने के लिए एक सिया शलवार भी। फिर इसे नाकाफ़ी जानकर इसने परफ्यूम की खासी मकदार अपने अंडरवेयर पर छिड़क ली। मुलाकात के दौरान जावेद ने जब इसकी चेयर के नीचे से कांटा उठाने की कोशिश की, तो गुस्से की यही लहर एक मरतबा फिर उसे महसूस हुई थी। जावेद को अपने बारे में सब कुछ बताकर मुतमईन नहीं हुई थी, क्योंकि जावेद ने इसके बारे में कभी इसी जोशो खरोश का इज़हार नहीं किया था। इसके बजाय वो इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को घूरा था, जैसे अशराफिया के लोग पार्टियों में क्या करते थे। वो जावेद को कुछ मुख्तलिफ देखना चाह रही थी, कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ कोऑपरेटिव, जिससे वो अपनी मुस्तकबिल पर एतमाद कर सके। मुलाकात के बाद निकलते हुए इसने इसे छूने की कोशिश शुरू कर दी। मिसाल चाहती थी वो ऐसा ना करे। वो इसे बताना चाहती थी वो सारी की सारी इसकी होना चाहती है। वो कुछ सब्र करे, इसकी एम्बिशन पूरी करने में इसका साथ दे, लेकिन जावेद जैसे कोई मौका ज़ाय करने पर ना करने पर तुला हुआ था। इलेक्ट्रिक सीढ़ी से नीचे उतरते हुए जब इसे जावेद का महसूस हुआ तो वो लहरस कर रह गई। वो अपना गुस्सा ज़ब्त करने की कोशिश करती, लेकिन जब सीढ़ी ख़त्म हुई तो गुस्से से फट पड़ी। जी हाँ, मशाल से मायूस। 18वां हिस्सा। जी हाँ, मशाल से मायूस होने के बाद जावेद को ज़रीना का ख्याल एक बार फिर आया था, लेकिन इससे पहले की कहानी एक गुलशन इकबाल वाला मालिक मकान एक दिन अचानक इसके मकान पर आया था और मकान में जा बजा फिल्मी हीरोइन की तस्वीर देखकर इसे जावेद के अखलाकी हवाले से काफ़ी मशकूक सा नजर आया। इसे लगा वो खुद इस फ्लैट में शिफ्ट करना चाहता है, इसलिए वो मकान छोड़ दे। जावेद भी तवज्जो ज़रीना से हटाकर मशाल पर मरकूज़ करना चाहता था, क्योंकि ज़रीना तो इसे ठीक
तरह मिल रही थी, ना ही इसकी जान छोड़ रही थी। ऐसे एक हफ्ता हो गया था कि सादिक एक जिन है, वो अब चाहती है कि जावेद इसकी काउंसलिंग करे और लंबी लंबी फ़ोन कॉल्स के ज़रिए समझाए कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जावेद में सोशल और कैसा कोई जज्बा नहीं था। वो भी ऐसे में जब ज़रीना इससे सही तरह मुलाकात से भी इनकारी हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में इसने सदर में ज़्यादा मार्केट के करीब एक फ्लैट किराए पर लिया और अपना थोड़ा सा सामान उठाकर वहाँ शिफ्ट हो गया। अब इसे एक मरतबा फिर ज़रीना का ख्याल आया। इसने सोचा शायद इसने सादिक के जिनका खपत में जहन से निकाल दिया हो और कोई फ़ायदेमंद औरत साबित हो सकती हो। इसने इब्तिदा ज़रीना को SMS करने से की, मगर इसका कोई जवाब न आया। 2-3 मरतबा ऐसा ही हुआ। इसने एक रोज़ से कॉल मिलाई तो मालूम हुआ कि वो नंबर अब किसी के इस्तेमाल में नहीं है। एक रोज़ सुबह सवेरे इसके घर की जानिब चल दिया। ज़रीना घर के बाद बाहर सी चप्पलें पड़ी हुई थी, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी। जावेद हिचकिचाया। इसने सोचा कि वो वहाँ से वापस चला आए, लेकिन दरवाज़ा खटखटा ही दिया। इस काज से सर ढापे लड़की निकली। इसने ज़रीना भाभी को बुलाने को कहा। कुछ देर बाद ज़रीना दरवाजे पर आई। इसने एक चादर का स्कार्फ बनाकर अपने सर के गिर्द लपेटा हुआ था। वही चादर इसके सीने पर थी। ज़रीना भाभी, मैं वो सादिक भाई से मिलने आया था। इसे देखते ही ज़रीना के चेहरे पर फैली दरार दर्द की आई, लेकिन वो फिर मुस्कुराया और कहा, अंदर घुसकर घर में जिक्र हो रहा है। जावेद को खामोश खड़े कुछ देर हो गई तो वो बोली, सादिक तो घर पर नहीं है। इसकी चट से मालूम हो गया था कि घर के अंदर नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि ज़रीना के जवाब जो सपाट लहजे में था इसका मतलब कहना था कि इसे खड़े हुए काफ़ी देर हो गई, अब इसे वापस क्यों नहीं जा रहा। सादिक भाई कहाँ होंगे? किसी मज़ार पर, ज़रीना ने तंज से कहा। ऐसे आजकल खानाखानियों इकट्ठा करने वाली तंजीम के साथ हैं। दिन भर इधर पुर्जे जमा करके घर में लाते हैं और फिर कहीं बलूचिस्तान के पहाड़ों में जाकर रख आते हैं। ये कुरान खानी के सिलसिले में हो रही है। कुछ देर बाद जावेद ने पूछा, मैं महीने एक बार कराती हूँ, इसके बाद जिक्र होता है, अल्लाह का जिक्र करते हैं, हम सब बहुत सुकून मिलता है। ज़रीना ने सरूर से सर घुमाते हुए कहा। जावेद को फिर कुछ देर खामोश रहा। इसे लग रहा था ज़रीना की खामोशी से बाहर की तरफ पुश कर रही है, अब वो वहाँ से चला जाए। वो जल्दी जहन में से तमाम बातें लाने लगा ताकि इनसे फौरी तौर पर नहायत ही ज़रूरी किस्म की बातें इससे जल्दी पूछ डाले। मैं आपका मोबाइल ट्राई करता रहा, मिल नहीं रहा। वो गन पॉइंट पर छिन गया था। एक दिन मैं गली में सब्ज़ी लेने गई थी, दौड़ के बाइक ऊपर मेरा पर्स छीन कर ले गए। मोबाइल भी है इसी में था, पैसे भी थे। ज़रीना ऐसे बोली जैसे वो अचानक मिलने वाले दो पड़ोसी और इनके दरमियान आस पड़ोस में रहने वाले दो अफराद एक दूसरे के मामूल से जानने वाले अफराद सा ताल्लुक़ रहा हो। जावेद ने बेदलीजी का से जोर का इजाज़ किया, तो नया मोबाइल ले लिया होगा आपने? इसने जेब में हाथ डालकर पैर निकालते हुए कहा। ये तासुर पैदा हुआ कि वो भी अब जल्दी में यहाँ लिया है तो नंबर मिल सकता है। ज़रीना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई, जिससे इसने कोशिश करके दबा लिया। नंबर तो मिल सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकूँगी। क्यों? बस मेरा जी नहीं चाहता अब। खैर अब मुझे जल्दी है और सादिक भी नहीं है। बाहर की जानिब इसे जो पुश महसूस हो रही थी उस जुमले से बाकायदा धक्के में तब्दील हो गई थी। अच्छा मैं चलता हूँ, तो अपना नंबर देंगी? मुझे अपना नंबर याद नहीं, इसने कहा। अंदर की तरफ झाँका, जहाँ एक तरफ एक लड़की सिपारा ख़त्म होने की इत्तला दे रही थी। हाँ बेटा, दूसरा सिपारा उठा लो, ज़रीना ने उससे कहा। फिर सवालिया नज़रों के साथ जावेद की तरफ मुड़ी, जैसे पूछ रही, तुम अब तक यहीं खड़े हो जाओगे नहीं? याद आ गया तो मैं तुम्हें सेंड कर दूँगी। शायद वो नंबर देने या ना देने का फ़ैसला करने के लिए कुछ टाइम चाह रही थी। अच्छा मैं चलता हूँ, सादिक भाई को सलाम कहिएगा। अच्छा वालेकुम सलाम, ज़रीना ने फिर से अंदर देखते हुए कहा। इसने दोबारा जावेद की तरफ देखा तो वो अपना चेहरा मोड़ चुका था। वो बेदिली से सीढ़ियाँ उतरने लगा। ये जावेद यही रहता था? हाँ वही, सादिक से मिलने आया था। ज़रीना को आवाज़ हर उतरती हुई सीढ़ी के साथ धीमी पड़ती जा रही थी। फिर वो अंदर की जानिब तहलील हो गई। 19वां हिस्सा। वो कहानी जो जावेद की जानिब से मिसाल की पुश्त की तारीफ़ एक अंग्रेज़ी जुमले से शुरू हुई थी, वो ऐसे ट्रेजिक मोड़ पर कैसे पहुंच गई? जावेद अगले कई रोज़ इस बात पर गौर करता रहा। सूरत हाल ऐसी थी कि वो इसे भाभी को भी नहीं बता सकता था। भाभी ने खुद ही एक रोज़ मिसाल को फ़ोन किया तो मिसाल ने इन्हें साफ बता दिया। ही ट्राइड टू ग्रुप में जावेद ने भाभी को मिशेल से बात करने से मना किया था, लेकिन बाद में अंदाज़ा हो गया कि भाभी ने मिशेल से बात ज़रूर की होगी। वो ऐसा शर्मिंदा था कि ऐसी शर्मिंदगी इससे पहले से कभी महसूस नहीं हुई थी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान किसी दूसरे ज़ाविये से देख रहा होता है, वो वहाँ उसे समझ नहीं आ रही होती। मिशेल को
हाइजीनिक रहने का खप था। जब जावेद के हाथ ने उसके अंडरवेयर को महसूस किया था तो वो उससे भर गई थी। एक ऐसी चीज़ जिसने उसे हमेशा से शर्म का, उनके हाइजीनिक होने का और अपने पेशे में एक टेस्ट दिलाने वाली रुकावट का एहसास दिलाया था। वो बराह रास्त एक ऐसे आदमी के तजुर्बे में आ गई थी जिसके बारे में ज़िंदगी में इतना ज़्यादा संजीदगी से सोचा था। इसका जी चाहा कि वो जावेद का हाथ पकड़कर इसके जिस्म समेत कहीं बहुत दूर फेंक दे। वो मुलाकात के दौरान जावेद से बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं हुई थी, लेकिन इसने खुद ही से यही कहा था इस बारे में मज़ीद सोचेगी। ताहम जावेद की पेशरफ ने इसे ऐसा इश्तियाल दिलाया कि वो ऐसा फैसला करने का ऐलान कर गई जिस पर वो बाद पूरी मुतमईन ना हो सकी, लेकिन इसके बाद जावेद की तरफ मुराजात के लिए इसे खुद को बहुत ज़्यादा बेशरम करार देना पड़ता। मिशाल क्या समझती होगी, मैं सिर्फ एक सेक्सुअल एनिमल हूँ, जावेद सोचता। अब मिशाल का सामना कर सकता था ना करना चाहता था। जावेद ने मिशाल के रवैये के बारे में दुनिया के हर बात सोच ली, मगर वो इसकी शर्म, इसकी लज्जा और इसके बारे में को नहीं जान सका। 20वां हिस्सा। अर्शिमिदस का इख्तिलाफी नोट। नहीं, ऐसे नहीं। मिशाल से मुलाकात के बाद कहानी के कुछ हिस्से को सुनाने का याराना जावेद को है न तख्लीकी फोते खुश कर चुके रावी को, इसलिए वो कहानी जो मुझसे सुनी है। मिशाल से जावेद की मुलाकात। अगले रोज़ इससे भाभी का फ़ोन आया था। भाभी ने इसे मिशाल के बारे में पूछा। जावेद ने कह दिया बात नहीं बनी। भाभी ने पूछा तुमने मिशाल को तंग तो नहीं किया? इन्होंने तंग का लफ्ज़ यूँ अदा किया। जावेद भी समझ गया इनका मतलब क्या था। जावेद जवाब देने में ताख़ीर की तो भाभी खुद ही बोली, बहुत अफसोस की बात है जावेद, तुमसे ज़रा सब्र नहीं कर सकते थे। जी वो मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, जावेद ने कहा, और भाभी ने उसे फिर बात करने का कहकर फ़ोन के रख दिया। इसके बाद जावेद बोझा कदमों से चलता हुआ मेरे पास आया और बहुत देर तक मुझे देखता रहा। इसके बाद मेरे सामने बैठे बैठे दिल में भाभी से यूँ मुकालमा करने लगा। अच्छा तो भाभी, मिशाल ने आपको भी बता दिया वो कुछ ज़्यादा ही तब्दील हो गई है, पता नहीं कौन से आसमान पर रहती है। मुझे पता है अब मेरे काम की नहीं रही। मैं इससे शादी कर भी लूँगा तो मुझे यूँ ही लड़ पाएगी। मैं इससे शादी कर भी लूँगा तो हम खुश नहीं रह पाएंगे, ना वो ना मैं। लेकिन मुझे मिशाल की ज़रूरत बहुत है भाभी, आप नहीं समझेंगी। आप तो बस यही कहेंगी ना मुझे बस मिशाल में सेक्स की तलाश है, वो भी है, लेकिन मैं शायद इससे मोहब्बत भी करता हूँ। उसकी ज़िंदगी की फ़िल्म में सेकेंडरी किस्म के किरदार अदा करने के लिए भी तैयार हूँ। वो पार्टीज़ में जाएगी तो मेरा इंट्रोडक्शन कराएगी। ये हैं मेरे हस्बैंड, फलाने टीवी में रिपोर्टर होते हैं, और मैं झेपते हुए अपना कार्ड आगे बढ़ाऊंगा। मुझे ऐसा महसूस होगा जैसे मेरा वो कार्ड बहुत छोटा हो। रात को मुझे अपनी नई कामयाबियों की किस्से सुनाया करेगी और मैं खामोश होकर उन्हें सुनता रहूँगा। फिर सुनते सुनते उसके कपड़े उतारने लगूँगा और वो करने लगूँगा और वो बोले जाएगी और बोले जाएगी। बहुत शौक़ है उसे बोलने का। मेरे पास इसकी बोलती बंद करने का एक ही रास्ता है। मैं भी खुश, वो भी खुश, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहेगी मुझसे। मैं भी चला करूँगा। मुझे भी पता है अभी मिशाल कहाँ होगी, अभी मिशाल किसके साथ होगी, यही सोचता रहूँगा। मुझे पता है कि मिशाल को हासिल करने के लिए मुझे अपना ही जज्बा मारना पड़ेगा। पता नहीं वो औरतें अपना जज्बा कैसे मारती हैं जिनके मियाँ कामयाब होते हैं, यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। अम्मी को भी यही महसूस होता होगा, इसलिए तो पापा से अलग हो गई थी। आप बताएं ना भाभी, आपके मियाँ तो पापा पर तहकीक कर रहे हैं ना। ठीक है भाभी, आप भी नाराज़ हो जाएं। मिशाल भी मुझसे नाराज़ है, ऑफिस वाले भी नाराज़ हैं, मेरा काम में दिल नहीं लग रहा। पता है भाभी, अगर मुझे सेक्स मिल जाए और मेरी पसंद का सेक्स मिल जाए तो मुझे लगता है मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूँ। मैं अपने ऑफिस की जॉब में इंटरेस्ट ले सकता हूँ, मगर आप तब्दीली वालों को ये बात समझ में नहीं आएगी। आप, आफ्ताब भाई, मिशाल, ये सब तब्दीली वाले हैं, ये पाकिस्तान को तब्दील कर सकते हैं, लेकिन मेरा मसला हल नहीं कर सकते। हमारे लोग बहुत भूखे हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। पहले इस भूख को ख़त्म करना होगा भाभी। आप तब्दीली वाले, आपको भूख नहीं लगती, आप लोग ख्यालात के साथ सेक्स करते हैं। अगर आफ्ताब भाई ने फंडे होते तो क्या आप उनके साथ मुतमईन ज़िंदगी गुजार पाती? बड़ी आई तब्दीली की बातें करने वाली। और भूख का पता तब चलता है जब एक अलग किस्म का खाना सामने रखा हो।
कोई सोई हुई भूख होती है जो किसी नए और मुनफरिद खाने को देखकर जाग जाती है। मुझे तो 10 किस्म की औरतों से 10 मुख्तलिफ किस्म की भूख पैदा कर देती है। आपसे बहुत सी बातें करने को जी चाहता है। आप किधर आफ्ताब भाई को मिल गई, चलें मिल गई तो मिल गई, मगर एक ही एज ग्रुप के हैं। जैसे आप मुझे समझ सकती हैं, मैं आपको समझ सकता था, वैसे आफ्ताब भाई को या मुझे नहीं समझ सकेंगे। ये बातें आपको समझाना आसान होगा क्योंकि आप तब्दीली वाली होने के बावजूद ज़मीन पर रहती हैं, मिसाल तो आसमान पर रहती है। ये बातें अभी समझ नहीं रही आएंगी। कौन सी बातें भाई? पहले भूख का मसला हल कर लो। अभी अगले दिन की कोई एंकर कह रहा था कि कराची में भूख का मसला हल हो गया। एजी छिपा सैलानी, पता नहीं किस किस ने शहर में मुफ्त लंगर खोल डाले। लोग आते हैं और इज्जत से खाते हैं। सैलानी वाले तो सिर्फ बकरे का गोश्त खिलाते हैं। अरे आप चाहें जो मर्जी कर लें, खाने वाले को भी पता है ये भीख है। भूख सिर्फ रोटी की नहीं होती। ये इतना सारा ग्लैमर जो आप टीवी पर दिखा रहे हैं, ये भी तो भूख बढ़ा रही है। कपड़ों की भूख, जूतों की भूख, स्टेटस की भूख, औरत की भूख, पता नहीं यूरोप वालों की भूख ख़त्म हुई या नहीं, मगर मेरा ख्याल है वहाँ भूख को बाइज़्ज़त तरीक़े से ख़त्म करने का इंतज़ाम कर लिया गया है। किसी लड़के को लड़की की भूख सताती तो सीधा इसके पास जाकर इससे दोस्ती की ख्वाहिश ज़ाहिर कर देता है। वो कहीं थोड़ी देर बैठते हैं और फिर उफ दे फील लाइक तो वो लड़की या लड़के के अपार्टमेंट में चले जाते हैं। कभी कभी ये वन नाइट स्टैंड होता है और कभी गाड़ी के आगे तक चलती रहती है। ऐसा कुछ इंतज़ाम चाहिए यहाँ पर। मैं और मिशाल एक दूसरे के साथ कुछ दिन कुछ घंटों तो रह सकते हैं ताकि वो परख सकें। मैं सिर्फ जिनसी दरिंदा नहीं हूँ, मैं रोमांस का आदमी हूँ। मुझे वो अच्छी लगती है, दिलेरी से बात करती है। पता नहीं शायद मैं उसे और पावर करना चाहता हूँ, लेकिन ये पता तो इसके बाद ही हुई लगेगा ना कि मेरी इससे मोहब्बत कितनी गहरी है। अभी तो मोहब्बत की एक शदीद ज़रूरत है, जिससे बहुत शदीद भूख लगी हुई है। मगर ये सब कैसे होगा भाभी? और अब कैसे होगा भाभी? आप क्या मुझसे ये सारी बातें नहीं सुन सकती? कुछ नहीं तो अपने दिल का बोझ ही हल्का कर देता। आप तो रो रही थी ना उस रात जब मैं आपके कमरे में आया था। आपको भी किसी की याद सताती है ना, अपने अम्मी अब्बू की ही सही। हम दोनों एक ही दूसरे का दुख समझ सकते हैं। यकायक वो मेरे पास से उठ खड़ा हुआ, अपने कंप्यूटर के पास गया और इंटरनेट ऑन कर दिया। कुछ देर में कमरे की आवाज़ गूंजने लगी, बेबू में बेबू दिल मेरा ले लो, दिल देने आई ले लो जी ले लो। जावेद के दुखी चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट आ गई। 21वां हिस्सा। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन बेनज़ीर भुट्टो लियाकत बाग में जलसे से ख़िताब करने के बाद स्टेज पर से नीचे उतरी तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन दिल में इनकी तलखी सी महसूस कर रही थी। इस स्टेज से उतरने से पहले ख्याल आया कि इसे इन अफराद का खुसूसी शुक्रिया अदा कर देना चाहिए जो इसकी तकरीर के दौरान उठकर जाना शुरू नहीं हो गए, अब तक जलसागाह के अंदर मौजूद हैं। इसने एक तरफ देखकर अपना दायां बाजू हवा में लहराया और स्टेज में नीचे उतरने लगी। मारी रोड से देखें तो लियाकताबाद बाग के बाएं हाथ पर एक दरवाज़ा है, वहाँ इसकी गाड़ी खड़ी थी। बेनज़ीर इसमें बैठी और सवार होकर चल दी। अभी गाड़ी ने इस मिल का ही फैसला किया था कि जे भुट्टो के नारे लगाते हुए दर्जनों अफराद ने गाड़ी का रास्ता रोक लिया है। ऐसे जियालों का एक ही मकसद होता है, वो बेनज़ीर की एक झलक देख लें, इसके हिलते हुए हाथ की रसीद हासिल कर लें। बेनज़ीर अपनी लाफानियत में से एक लम्हा इन आम लोगों के लिए वक्फ करती तो वो खुशी से निहाल हो जाते। अपनी मकसद में पूरी होने के बाद इसके लिए रास्ता छोड़ देते। कुछ रोज़ पहले कश्मीर के करीब भी इन्हीं जियालों के भाई बंदों ने जब सुना कि बेनज़ीर सुपर हाईवे के रास्ते पंजाब जा रही हैं, इसका कश्मीर में जलसे को कोई प्रोग्राम नहीं तो सड़क पर लेट गए थे। बेनज़ीर अब इनके जिस्मों पर गाड़ी गुजार कर ही आगे जा सकती थी और जाहिर है वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकली थी और मेगाफोन में हाथ में लेकर इनका शुक्रिया अदा किया। लियाकत बाग के बाहर ये भुट्टो के नारे लगाने वाले नौजवानों की मोहब्बत रसीद देने के लिए बेनज़ीर अपनी गाड़ी का सर बाहर निकाल कर इनकी तरफ हाथ हिलाने का फैसला किया। अंदर मखदूम, अमीन, फ़हीम, नाहिद खान और सफदर अब्बासी बैठे थे। दिन भर की मसरूफियत के बाद अब वो सब क़यामगाह की पहुँचने की जल्दी में थे। इन्होंने बेनज़ीर को रोकने की कोशिश नहीं की।
यही वो मौका था जब इसके कातिलों को सूरत हाल को अपने मकसद के लिए अपने काबू में कर लिया। कारकुन इसकी गाड़ी के पीछे लटके हुए थे और कुछ गाड़ी के छत पर सवार। गाड़ी के आगे पीछे दाएं बाएं नारे लगाने वालों का एक हजूम था। इस हजूम में बाला भी शामिल था। 22वां सादिक भाई इस रोज़ कमेटी चौक के पास हज़रत शाह मोहम्मद बादशाह उल मारूफ कलियां शाह के दरगाह पर बैठे थे। एक फ़कीर ने इन्हें एक सरदाई घुल कर दी थी, जिसे पीकर वो कुछ सुरूर में थे। बाहर मरी रोड पर चहल पहल थी। बहुत से लोग लियाकत बाग के बाहर स्पीकरों से बेनज़ीर का खिताब सुन रहे थे। बहुत से मरी रोड पर मटर गश्त कर रहे थे, जिस पर आज लोगों का कब्जा है। इससे पैर की गहमा गहमी में सरदाई के सरवर ने सादिक भाई को पर गुनूदगी सी तारी कर दी। इस गुनूदगी के दौरान इन्हें मज़ार पर एक लड़का नजर आया जो इन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगा। गुनूदगी के दरमियान आगे खोल कर इन्होंने इस लड़के को देखने की कोशिश की तो मज़ार से बाहर की तरफ बढ़ा। सादिक भाई उठकर इसके पीछे चले और मज़ार के दरवाजे तक पहुँचे तो लड़का मरी रोड लियाकत की बाग की जानिब जाता दिखाई दिया। सादिक भाई ने वहीं से पकड़ो की शोर लगा दिया शुरू कर दिया। लोग समझे किसी ने इनका मोबाइल छीन लिया। 2-3 लोग इनके पास आए जिनके सबब सादिक भाई का व्यू ब्लॉक हुआ। वो लड़का इनकी नज़र से उजल हो गया। मैंने खुद इसे अपनी आंखों से देखा है। किसको अपनी आंखों से देखा? एक शख्स बोला, बाबा जी ये सब एक दूसरे को अपनी आंखों से ही देख रहे हैं ना। एक और शख्स पिंडी को मखसूस लहजे में बोला, वो कुछ करने वाला है, मुझे छोड़ो। ओ बाबा जी उसकी किरण दे जो। दूसरा शख्स बोला, मैं किते ए पागल लगना। पहले ने दूसरे को बताया। सादिक भाई बाजू से इशारे से करते रह गए, लेकिन 2-3 आदमियों ने ज़बरदस्ती पकड़कर फुटपाथ पर बिठा दिया। इतने में मज़ार के हाथे से एक फ़कीर निकला और सूरत हाल मालूम करने के बाद निकला। अचानक की सरदाई पे आई है, सर तेज़ चढ़ गई। इस पर बाकी लोगों ने एक खे सा लगाया, हल्का सा। अगली आवाज़ एक ज़ोरदार धमाके की थी, जिसमें इनका खे दब कर रह गया और सादिक भाई को वहीं छोड़कर उधर की तरफ भाग निकले। 23वां हिस्सा। मैंने वो मंजर अपनी दफ्तर की एडिटिंग मशीन पर बार देखा। इतवार के दिन जब दफ्तर में काम बहुत कम होता है, मैंने इसकी पूरी वीडियो एडिटिंग मशीन पर रखता और टाइमलाइन पर इसे बढ़ा कर के एक फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो किसी ने मोबाइल से बनाई थी और बेनज़ीर के मरने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। हमारे चैनल ने भी इसे यूट्यूब से उठाया था। वीडियो में बेनज़ीर की गाड़ी के सनरूफ अपना सर बाहर निकाली थी, लोगों के नारों के जवाब दे रही थी। गाड़ी के आगे पीपल्स पार्टी के जो वाले रक्स कर रहे थे। 2-3 लोग मोबाइल से फिल्में बना रहे हैं। गाड़ी के ऊपर भी कारकुन सवार हैं। इन्हें गाड़ी के इर्द गिर्द से भी घेर कर रखा है। बेनज़ीर अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाकर अपने दुपट्टे की समेट कर सर पर और आगे लाती हैं। पाकिस्तान में वो इस बारे में बहुत हसास रहती हैं कि इसका दुपट्टा इसके सर से ढक ना पाए। आज उसने अपना सर दुपट्टा आखिरी मरतबा सीधा किया। गाड़ी आगे बढ़ती हुई तो बाएं हाथ पर एक शख्स अपना बाजू ऊपर करता। इसके हाथ में पिस्तौल है। वो सीधा फायर बेनज़ीर भुट्टो की खोपड़ी की जानिब करता। पहला फायर से इर्द गिर्द के मौजूद लोग हैरान रह जाते, जबकि गाड़ी पर बैठे अफराद भी मुतवज्जो होते। पहला फायर बेनज़ीर की खोपड़ी के बराबर से जन करके निकल जाता। मैं इस शॉट को इतना मैक्सिमाइज करता हूँ कि इसके पिक्सल बढ़ने लगते हैं। इसके फ्रेम में से इसके पिस्तौल से शोला निकलता हुआ दिखाई देता है। ये फायर का लम्हा है। ये शॉट बेनज़ीर को नहीं लगता है। मैं ये वाज़ेह तौर पर देख सकता हूँ। दूसरा शॉट भी बेनज़ीर के सर के ऊपर से या बराबर से निकल जाता है। हवा की लहर से इसका दुपट्टा हिलता है। तीसरी आवाज़ एक ज़ोरदार धमाके की है, जिसके साथ ही मंजर की फिल्म बंदी करने वाले के कैमरे और मोबाइल फ़ोन लड़खड़ा जाते हैं। इनकी स्क्रीनें धुंधला जाती हैं। बाद में तफ्तीशी कारों ने बताया था कि धमाके के वक्त इस शख्स ने एक तीसरा फायर भी किया था, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है वो शॉट भी बेनज़ीर को नहीं लगा। धुंध चढ़ी तो बेनज़ीर की गाड़ी पर पैलेट के सैकड़ों निशानात थे और बेनज़ीर की गाड़ी की छत से निकला हुआ सर अब वहाँ मौजूद नहीं था। वो धड़ाम से गाड़ी के अंदर जा गिरी थी। गूगल पिक्चर्स में इसकी गाड़ी बहुत से शॉट्स हैं। इसके टायर पंक्चर्स हो चुके थे। गाड़ी के अंदर गिरी बेनज़ीर के सर से बहुत खून बह रहा था। एक सफ़ेद सा मादा भी निकल रहा था। ड्राइवर ने फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन पंक्चर शुदा टायरों में इसकी स्पीड बहुत कम थी। गाड़ी टायरों के रिम पर चलती रही। इस गाड़ी को आगे रहमान मलिक की गाड़ी थी, जो फ़ौरन रफू चक्कर हो गई। एक चैनल पर इस बीबर में कहा, बेनज़ीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर कुछ देर बाद हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि एक गाड़ी
एक गाड़ी अस्पताल लाई गई जिसमें बेनज़ीर को भी जख्मी हालत में लाया गया। वो गाड़ी शेर रहमान की थी। धमाके के बाद अपनी गाड़ी भगाकर निकल जाने के बजाय वो बेनज़ीर की गाड़ी के करीब ही रही थी। जब इसने देखा कि बेनज़ीर की गाड़ी तेज़ नहीं चल रही तो इसने गाड़ी रुकवाया। इसमें मौजूद लोगों की पेशकश पे बेनज़ीर को जख्मी हालत में गाड़ी में डालकर ले गए। बेहोश और बेसुध पड़ी बेनज़ीर को इसकी गाड़ी में लिटाया गया और गाड़ी तेजी से रावलपिंडी के जनरल अस्पताल रवाना हुई। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। इन्होंने इसका सीना चेक करके इसके दिल की धड़कन को बहाल करने की कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सके। बेनज़ीर धमाके के लम्हे जब धड़ाम अपनी गाड़ी के अंदर जा गिरी, शायद इसी लम्हे इनकी ज़िंदगी की कहानी भी ख़त्म हो गई थी। रावी बाला बेनज़ीर की गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। इसके दाएं हाथ का अंगूठा दाएं हाथ में मौजूद एक बटन पर था। एक सिग्नल मिला था कि पहला फायर होते ही वो ये बटन दबा दे। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। वो गाड़ी के साथ साथ तेज तेज चलने लगा। पहले फायर की आवाज़ सुनते ही इसका दिल धक से रह गया। इस लम्हे वो ये भी भुला बैठा कि इसकी आवाज़ सुनते ही इसे अपने दाएं हाथ का बटन दबा देना। दूसरे की फायर आवाज़ के साथ ही इसे याद आ गया कि इसे क्या करना है। मजमा किसी औरत की चीख बुलंद हुई थी और इससे ऐसा लगा था जैसे इसकी माँ नंगे सर एक चीख की तरह अपने दरवाजे से बाहर निकली। इसने उसे गाली से पुकारा है और जो बाले को इसका बाप दिया करता था। औरत की चीख जैसी गाली सुनकर बाले ने अपने मुंह में कड़वाहट सी महसूस की और इससे कोड़ चढ़ गई। इसने एक अज़म के साथ अल्लाह अकबर कहते हुए अपने हाथ में मौजूद बटन दबा दिया। बटन दबाते हुए इसने खुद को फिजा में बुलंद होते हुए पाया। इसे किसी किस्म का कोई दर्द महसूस नहीं हुआ था। इसकी आंखें खुली हुई थी लेकिन इसके जिस्म के बाकी अज़ा इसके साथ मौजूद नहीं थे। इसके साथ बहुत सी और चीज़ें फिजा में परवास कर रही थी। इनमें एक किताब भी थी जिसका रुख बाले की खोपड़ी की तरफ था। किताब इसकी खोपड़ी से टकराई और बाले की आंखों का रुख आसमान से ज़मीन की तरफ हो गया। ज़मीन से ऊपर उड़ने वाली तमाम चीज़ों ने ज़मीन की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। बाले की खोपड़ी में खुली हुई आंखों ने देखा कि वो भी ज़मीन की जानिब मुराजत कर रही है। खोपड़ी ज़मीन पर गिरी और फिर टप्पा खाकर एक तरफ लुढ़क गई। बाले को बाकी मानदा शऊर को आखिरी एहसास एक ठुड्डे का हुआ जो भागते हुए किसी शख्स का था। क्या है ये सब? इसके जहन में एक सवाल तरतीब पा सका था लेकिन इस सवाल का कोई लफ्ज़ नहीं मिल सका था। इसकी खुली हुई आंखों में खौफ और सवाल का ये तासुर बाकी रह गया। धमाके से उड़ने वाली गर्द जिसे तपिश ने सिया कर डाला था इसकी आंखों में जमने लगी और वो इस खुली हुई आंखों में गुबार आलूद अंधेरा तारीख से तारीख होता चला गया। रेस्क्यू वालों ने इसकी खोपड़ी उठाया तो इसकी पूरी खुली आंखों में राख भरी हुई थी। 25वां हिस्सा। रावी इकबाल मोहम्मद खान की सुबह रात के 4 बजे इनकी आंख खुली तो इन्होंने अपनी बंदूक उठाई और गिराज में जीप निकाली और रसूल बिराज का रुख किया। बिराज से कुछ फासले पर इन ईरान खत्ते को देखते रहे जिसमें पिछले साल इन्हीं दिनों में इनकी मुलाकात आलमगीर से हुई थी। इन्होंने अपनी जीप बिराज और वीरान खत्ते के दरमियान सड़क किनारे खड़ी कर दी और खुद नीचे उतर आए। वो वीरान खत्ते में चलते गए कुछ दूर जाकर ज़मीन पर जा बैठ गए। रात की तारीकी में इन्हें झिंगरों ने के टर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शिकारी होने के सबब तारीकी से इन्हें डर नहीं लग रहा था। आज इन्हें तारीकी और इसकी खामोशी में झिंगरों की आवाज़ बहुत तिलिस्मी महसूस हो रही थी। इन्होंने अपना रक्शेक ज़मीन पर रखा और इस पर सर रख कर लेट गए। झिंगरों की आवाज़ इन्हें लोरी सी देने लगी। ज़मीन की ठंडक इनकी पुश्त में उतरने लगी। तमाम नम ज़मीन की ठंडक इनकी पुश्त पर उतरने लगी। ऐसा ही नहीं पहले भी महसूस हुआ था। कहाँ वो सोचने लगे। फिर इन्हें दूर दराज एक याद आई। मुरादाबाद में एक बड़ा सा परेड ग्राउंड होता था, पुलिस परेड ग्राउंड। अब्बा इन्हें सुबह सुबह दौड़वाने ले जाते थे। इन दिनों ज़्यादा लोग एक्सरसाइज भी नहीं करते थे। अब्बा फिट रहना पसंद करते थे। इनका कहना था बेल्ट ज़रा सी भी ढीली हो तो अंग्रेज़ी भी ढीली हो जाती है। नन्हे इकबाल मोहम्मद खान कुछ देर तो अब्बा के साथ दौड़ते फिरे थक कर ज़मीन पर लेट जाते। तुम ज़मीन का ठंडा ठंडा लम्स इसकी पुष्प सरायत करता जाता। ये ज़मीन भी मेरी अपनी है और वो ज़मीन भी मेरी अपनी थी। इस ज़मीन की मिट्टी में खेलते हुए तो मैं ऐसा ही महसूस होता था। फिर वो ज़मीन पर आई कैसी हो गई। रिटायरमेंट के बाद मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगा, वहाँ की मिट्टी को छूऊँगा। पता नहीं वहाँ परेड ग्राउंड अब मौजूद होगा या नहीं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मुझे कराची भी तो जाना है। सुल्ताना अगर कराची में रहने की शर्त पर मेरे पास वापस आ गई तो मैं क्या इनकार कर सकूँगा। हालांकि इन मैदानी इलाकों की खुले फिजा से अच्छी और चीज़ क्या होगी। हर नया ताल्लुक़ पिछले ताल्लुक़ को तोड़ देने पर क्यों इसरार करता है। मुरादाबाद, मंडी बाउद्दीन, सुल्ताना, अमतुल, आलमगीर, मेरे सारे बच्चे सब एक साथ क्यों नहीं हो सकते। किसी से थोड़ा, किसी से ज़्यादा क्या होगा, मगर प्यार
इन सब से किया। लेकिन सुल्ताना में पता नहीं क्या अलग था। अमतुल मेरे मूड को समझती थी, मगर वो कभी मेरे दिल की मौज के साथ ना रवा हो सकी। सुल्ताना में एडवेंचर पसंद करने वाली जैसी दिलेरी थी। हाँ, शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एंड बेड शी वॉज बेस्ट। पता नहीं इतनी सी बात पर वो क्यों इतना नाराज़ हो गई। बात कुछ इतनी बड़ी तो नहीं थी। मेरे इतने सारे रोमांटिक एडवेंचर के मुकाबले में ज़रा ही बात थी वो। इकबाल मोहम्मद खान को वो इतनी आता कि जब सुल्ताना के साथ जब वो दोनों अकेले होते और ये पहली से सोचती कोई ऐसी शरारत हुई जिन दोनों के जिस्मों को एक दूसरे से मिला दे। सुल्ताना साथ थी तो ज़िंदगी को छोटे मोटे मामला का कोई मतलब कोई माने भी था। इसके बाद के बगैर बजाय बड़े बड़े अहम कामों में भी माने तहलील हो गए थे। इकबाल मोहम्मद खान कुछ देर अपनी पुरानी यादों के साथ में रहे और मुस्कुराते रहे। शायद ज़िंदगी भी कोई माने नहीं। इतने बड़े आसमान के नीचे बहुत छोटी सी ज़मीन और इस ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर लेटा हुआ ये मैं जो इन दिनों मोहब्बतों के साथ कट गए ये वही अच्छे थे, वरना इनके अलावा ज़िंदगी भी कोई मायने नहीं। मोहब्बत के अलावा किसी जद्दोजहद किसी कोशिश तर्ज ज़िंदगी का बिलाखिर कोई मायने नहीं। मुस्कुराते हुए सोचते रहे जाने कब इनकी इनसे आज जबकि इन्होंने ऐसा महसूस हुआ इनके सामने एक औरत खड़ी है। शायद सुल्ताना आलम या शायद आलमगीर। नीली की रंग की शर्ट और सिया रंग की जीन्स। इनकी ख्वाहिश होती है औरत अपनी शर्ट के बटन खोल दे। इनकी ख्वाहिश करते ही औरत के हाथ अपनी शर्ट के बटन की जानिब बढ़ते। वो सोचने लगती है सुल्ताना है या आलमगीर, और अगर आलमगीर है तो इसने जीन्स शर्ट की पहन रखी है। वो सोचते हैं कि औरत खुद से ही पूछ ले, लेकिन इन औरत अपने आयत से इन्हें देख रही है। वो सोचते हैं इसका नाम कंफर्म करना इसका दिल तोड़ने का मुतरादिफ होगा। मैं पानी में डुबके लगाने जा रही हूँ, चलें। औरत इनसे पूछती है। इकबाल मोहम्मद खान मस्त पर सुस्ती हावी है। वो इस समय उसे देखते रहना चाहते हैं। वो तय करते हैं इसे आलमगीर ही होना चाहिए, तो वो आलमगीर हो जाती है। वो आलमगीर के हाथ में अपनी जीन्स की तरफ बढ़ाते हैं और जीन्स के साथ ही इसकी जांजरी भी नीचे आ रही होती है। आलमगीर बहुत मूड हो गई। इकबाल मोहम्मद खान सोचते हैं और वो तंग रसूल झील की तरफ दौड़ती चली जाती है। पानी में इसके कूदने से ज़ोरदार झटका पैदा होता है जिससे इकबाल मोहम्मद की आँख खुल जाती है। इकबाल मोहम्मद खान हड़बड़ा कर उठते हैं, अपनी घड़ी देखते हैं तो इनका ख्याल इन्हें बस 2-3 मिनट की झपकी आई होगी। इतने अरसे से इन्होंने कैसा अजीबोगरीब ख्वाब देखा। वो सोचते हैं, फिर वो खड़े होकर अपने सामने झील को देखने लगते हैं। झील साकित है और इसके ऊपर आसमान भी खामोश है। वो सोचने लगते हैं इन्होंने आलमगीर को मगरिबी लिबास में क्यों देखा। इन्हें याद आता है इस ख्वाब जैसा ही एक मंजर इन्होंने किसी पुरानी फिल्म में देखा था। मंजर उन्हें याद आ जाता है हॉलीवुड की किसी अंग्रेज़ी फिल्म में गाँव की एक लड़की किसी है जिसे बहुत खुली डुली दिखाया गया। वो दोस्त के साथ एक लड़की की मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। वो दोनों से प्यार करती है, लेकिन इनमें से किसी से भी शादी करने पर आमादा नहीं होती। इकबाल मोहम्मद खान अपने ज़हन में इस लड़की का नाम लाने की जद्दोजहद करने लगते हैं। झील की तरफ भागती हुई दंग धड़क औरत की पीठ से इसका चेहरा याद करने की कोशिश करने लगते हैं। हाँ, मोला का नाम था उसका। इस फिल्म का नाम लविंग मॉली। सुल्ताना के साथ ही तो मिलकर देखी थी ये फिल्म, जब वो VCR पर मिलकर फिल्में देखा करते थे। अंग्रेज़ी, फ्रेंच, हॉलीवुड, बॉलीवुड सब। हाँ, तो मॉली दोनों दोस्तों से शादी से इनकार करती थी, मगर बाकी किसी चीज़ से इनकार नहीं करती। लेकिन मौली का असल नाम क्या था? क्या मशहूर हीरोइन तो नहीं थी, लेकिन वो फिल्म कुछ खास नहीं थी। हाँ, याद आया, वही गविंद पैलेट्रो की अम्मा, क्या नाम था? हाँ, ब्लाइथ डेनेरा इस हीरोइन का। अरे हाँ, ब्लाइंड ही तो था। इन्हें इस नाम से वर्ड्सवर्थ की नज़म टू दी कुकू की इब्तदाई लाइनें याद आ गईं। ओ ब्लिथ न्यू कमर, I heard the tea and rejoice. O cuckoo, shall I call the bird but a wandering voice? इन्होंने अपने स्कूल के ज़माने में याद की थी। ये फिल्म देखते हुए इन्होंने ये लाइनें सुल्ताना को सुनाई थी। नहीं, ये लाइनें तो इन्होंने अपनी लव मेकिंग के दौरान दोहराई थी। इन्होंने अपनी याददाश्त की तस्दीक करती कि हाँ, सुल्ताना फिल्म देखना चाह रही थी, क्योंकि
रुख टीवी जानिब था। इन्होंने फिल्म देख रखी थी, इसलिए कभी कभार सर को मोड़ कर देख लिया करते थे। झील में कूदने का मंजर आया तो वो अपना काम छोड़कर वीसीआर की तरफ बढ़े और पॉज का बटन दबा दिया। ब्लाइट झील की तरफ जा रही थी, इसकी पीठ पर टीवी स्क्रीन पर आ रही थी। इन्होंने सुल्ताना की मिशनरी पोजीशन पर बाहर किया और इसे नज़म की लाइनें शुरू कर दी थी। सुल्ताना ने खखे लगाते कहा, नज़म से सुनाए जाकर ब्लडी ब्लाइट को, और इन्होंने इसका मुंह चूम लिया था। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, इन्होंने अपनी याददाश्त पर मजीद जोर दिया। सुल्ताना, मैं तुम्हें ऐसे भागते हुए देखना चाहता हूँ, इन्होंने टीवी की जानिब देखते हुए कहा था। ऐसी वीरान जगह कहीं मिलेगी पाकिस्तान में? सुल्तान ने अपनी भरी भरी आंखों से उन्हें देखते हुए कहा था। इनके ख्याल में आए हुए नए एडवेंचर के लिए सुल्ताना की फौरी आमदगी का इश्तिहार बढ़ा दिया था। वो तेजी से कंपेल करने लगे थे। हाँ सुल्ताना, ये देखो, ये ही ऐसी जगह। अपनी यादों से बाहर आकर इन्होंने अपनी तवज्जो सामने मौजूद मंदिर की तरफ मबजूल कर दी थी। यहाँ तुम अपनी शर्ट और जीन्स उतारो और भागती हुई झील में छलांग लगा दो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। सुल्ताना, इनकी मुंह से आवाज़ निकली जो इस खामोशी में बहुत ऊंची महसूस हुई। इन्होंने झील की तरफ देखा और इन्हें ऐसा लगा जैसे सुल्ताना अपनी शर्ट और जीन्स उतार रही हो। फिर इन्होंने देखा सुल्ताना नंग धड़ंग झील की तरफ भागी। रुको सुल्ताना, मैं भी आता हूँ। इन्होंने अपने दिल से आवाज़ बढ़ती हुई महसूस की। इन्होंने अपने लॉन्ग शूज़ उतारे, शर्ट उतारी, बनियान उतारी और पैंट भी उतार दी। इनके जिस्म पर सिर्फ अंडरवियर बाकी रह गया था। वो अंडरवियर भी भागते हुए झील के करीब पहुँचे थे। किनारे पर पहुँचे तो इन्होंने अपना अंडरवियर उतारा और झील के ठंडे पानी में उतरते चले गए। 26वां हिस्सा। झील के ठंडे पानी में पहुंचकर इन्हें ऐसा लगा जैसे वो बहशत में दाखिल हो गए हों। वो अलहना अंदाज में अपने हाथों पैरों से झील की खामोशी में छपाके मारते हुए तैरने लगे। इनके मुंह से अजीब सी आवाज़ निकली। यही वो लम्हा था जब इन्हें महसूस हुआ जैसे इनके बाएं कंधे पर किसी ने कुल्हाड़ी का तेज़ वार किया हो। कुछ लम्हों के लिए इनका बायां हाथ सुन्न होकर रह गया हो था और इन्होंने खुद को पानी में गोता करते हुए पाया। इस हवाले से इनके हवास बहाल हुए तो वो सिर्फ दाएं बाजू के सहारे तैरकर पानी के ऊपर आए। कंधे से शुरू होने वाला दर्द अब इनके सीने में को चीर रहा था। इन्हें अपना दुम भी घुटता हुआ महसूस हुआ। मुड़कर झील के किनारे की तरफ देखा। कुछ ही दूर था लेकिन तकलीफ इतनी शिद्दत थी वहाँ तक पहुँचना इनके लिए बहुत मुश्किल महसूस हो रहा था। इन्होंने दाएं बाजू को तेज़ी से हरकत दी। इसे 10-15 बार हरकत देने के बाद इन्हें अपना पैर ज़मीन पर टिकते हुए महसूस हुआ। अब वो किनारे तक बाकी सफ़र पानी में चल कर तय कर सकते थे। इनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इन्हें मालूम हो गया था इन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा। इकबाल मोहम्मद खान को जिस शिद्दत का दर्द महसूस हो रहा था, इसके होते हुए भी इन्हें जीप तक पहुंचना, फिर से चलाते हुए बंगले तक जाना, फिर वहां से किसी अस्पताल जाना नामुमकिन महसूस हो रहा था। इतनी सुबह मंडी बाहुद्दीन के अस्पताल में कोई डॉक्टर भी नहीं होगा। इन्होंने सोचा अपनी बाकी माइंदा हिम्मत के साथ कहाँ तक जा सकता हूँ। इन्होंने खुद से पूछा। इन्हें एहसास हुआ सरापा बरहना है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो इनकी लाश इसी हालत में मिलेगी। कुछ कम से कम इतनी हिम्मत करनी चाहिए कि अपने कपड़े फिर से पहन लें। इन्होंने हिम्मत करी और किनारे पहुंच गए। इन्होंने खुद को किनारे पर गिराया, अंडरवियर उठाकर इसे अपनी टांग के ऊपर चढ़ाया। सड़क किनारे अपने पर इनकी जीप खड़ी थी। इनके सामने दो रास्ते थे, या तो वो कपड़े उठाने के लिए वीरान खत्ते की जाने बढ़े या फिर जीप में बैठकर जल्द से जल्द अस्पताल भाग या बंगले का रुख करें। वो जीप तक तो पहुंचे मगर इन्हें अपना पसीना पोंछने वाला तौलिया पड़ा हुआ नजर आया। तौलिया इन्होंने अपनी कमर के गिर्द बांधने की कोशिश की। एहसास हुआ तौलिया इस काम के लिए बहुत छोटा है। इसे कमरे के गिर्द घुमाकर दूसरी मरतबा तय कर को पहली तह पर चढ़ाया नहीं जा सकता। फिर इन्होंने तौलिया अपने इंटरव्यू के ऊपर से ऐसे मान लिया कि इसको नोक बमुश्किल इसकी कमर का हाथा करके तौलिए में अड़ा जा सकती थी। वो कोई सूरत याद करने की कोशिश करता है। ऐसे वक्त में तौलिए के कमर के गिर्द अच्छी तरह बांध ना सकने पर एक मामूली सा मखौसा इनका ध्यान बांट रहा था। इनकी मदद के लिए इनके परेशान जहन में इनकी वालदा की वो तस्वीर चमकी जिसमें वो जवान थी और वो मुरादाबाद में अपने बेटे को सूरह फातिहा पढ़ाई नहीं पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बिल आलमीन वो अपने वालदा के साथ दोहरा रहे थे। वो जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठे, दाएं हाथ से इग्निशन में चाबी घुमाई और बायां हाथ गियर पर रखा। अभी वो गाड़ी को न्यूट्रल से निकालकर पहले गियर में ही डाल ना पाए थे कि इन्हें यकायक बाएं कंधे में दर्द की काट देने वाली लहर महसूस हुई। इनके हाथ गियर पेड़ से छूट गया और सीट पर इनकी गर्दन ढक गई। परिंदों की एक डार इनके सर के ऊपर से गुजरी। इनकी खुली हुई आंखों ने मंजर देखा और इस पर साकित हो गई।
गई। सूरज की पहली किरण मशरिक से तुलू हो रही थी। इनकी रुकी हुई जीप चलते हुए इंजन के गिर की सुबह खामोशी तोड़ने वाली वाहिद आवाज़ की सूरत में दूर तक सुनाई दे रही थी। दुनिया में इकबाल मोहम्मद खान का सफ़र ख़त्म हो गया था, मगर वो दुनिया का सफ़र वैसे ही